नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में एक ऐसी शख्सियत आपसे रूबरू होने जा रही है जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में जितने सक्रिय रहते हैं उतने विवादों से भी घिरे रहते हैं। कहते हैं कि वे लोकप्रिय होते हैं लेकिन साथ उनके विवाद जुड़ जाते हैं। हाल ही में लोकायुक्त की रेड के बाद वे चर्चा में आए और उन्होंने इस रेड का खुलकर जवाब दिया और कहा कि वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कितने ईमानदार हैं वे खुद बताएंगे। हमारे बीच है हाजी साबिर मसूदी, कांग्रेस के पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हाजी साहब, ये बताइए कि आपके दिन की शुरुआत कैसे हो जाती है? आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सुबह सवेरे इस कार्यक्रम में नीमच टुडे का जो ये है उसको धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया, वेलकम किया। आपका धन्यवाद और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं मैं। और मेरी शुरुआत सुबह की तो पूरा शहर, जिला और देश प्रदेश जानता है, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ फजर की नमाज पढ़कर, तो नमाज पढ़ने के बाद मेरा घर पे आना होता है। उसके बाद चाय नाश्ता करके हम जो है वार्ड की समस्या, मूलभूत सुविधा जो वार्ड वासियों को देना रहती है, उसके लिए मैं निकल जाता हूँ। डेली वार्ड में निकल जाते हैं? हाँ, डेली तो नहीं निकल पाता हूँ, लेकिन कभी कोई मजबूरी समस्या आ जाती है तो डेली तो नहीं निकल पाता हूँ। कितने चुनाव लड़ चुके हैं आप? मैं तकरीबन 4-5 चुनाव लड़ चुका हूँ भाई साहब। किस उम्र से? उम्र से तो ये सोच लो 30 एक साल, 25 एक साल से मैं। सभी चुनाव पार्षद के लड़े? हाँ, चुनाव तो मैं पार्षद के कांग्रेस से भी लड़ा, निर्दलीय भी लड़ा, और कितने चुनाव? मेरी बीवी भी निर्दलीय लड़ी, कांग्रेस से भी लड़ी। चुनाव 2-4-5 बता रहा हूँ मैं, 2-4-5 चुनाव लड़ा। कितने जीते कितने हारे? एक बार तो मैं चुनाव निर्दलीय हारा, यानी सेकंड नंबर पे था, और कांग्रेस की मतलब तीसरी पोजीशन थी और बीजेपी की फर्स्ट थी, मैं सेकंड था। और दूसरी बार मैंने मेरी मिसेस को चुनाव लड़ा निर्दलीय आंगनवाड़ी की नौकरी छोड़ा के, तो वो भी यही पोजीशन पे थी। कांग्रेस की प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, लेडीज की, खुर्शीद बानो की, और बीजेपी की रेखा नवीन जैन जीती थी, और रानी मसूदी सेकंड नंबर आई थी, और उसके अंदर भी 5 जने और भी चुनाव लड़ रहे थे, जो जिसमें मुस्लिम भी थे। मतलब 2 चुनाव आपकी पत्नी लड़ी, 3 चुनाव? 2 चुनाव मेरी बीवी लड़ी, एक हारी एक जीती। एक हारी फर्स्ट का, जिसे अनुभव भी समझ लो कि अनुभव होता है, और एक इतने दमदारी से जीती रानी मसूदी के चुनाव जीतने का जो आंकड़ा है वो 214 का है। और 200, एक मिनट आप पहले मेरे बात सुनिए, 214 को आप लिख कर देखें तो उसमें राम की छाया नजर आ रही है, राम लिखा हुआ है। वो आगे डिस्कस करेंगे। आपने कितने चुनाव लड़े? मैंने तकरीबन 3 एक चुनाव लड़े, 2 हारे, 2 हारा हूँ और 1 जीते। और 1 जीता हूँ। कांग्रेस से कितनी बार अधिकृत तो कितनी बार निर्दलीय लड़े? कांग्रेस 2 बार में निर्दलीय लड़ा, और कांग्रेस ने 1 बार मुझे टिकट दिया, और 1 ही बार में दमदारी से इतने मतों से जीता मैं। आप कंफर्टेबल होकर बैठो ना। नहीं है ये लो आप। हाँ, मंत्र तो नहीं पढ़ रहे? मंत्र तो मेरा यही है कि कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। मौत तो आनी है, लेकिन मंत्र यह है कि बिस्मिल्लाह करके अगर शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो उसमें बरकत होती है। दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी दम लगा ले, इंसान की जो जीत की फतेह होती है वो अल्लाह की और भगवान की बारगाह में ही होती है। तो मतलब इससे पहले आप कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के अधिकृत एक बार ही जीते ना? एक बार जीता, दमदारी से जीता। मैं बोलता रहा हूँ इतने मतों से जीता, क्या वो कोई भी आदमी मेरे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोई हिम्मत ही नहीं करता उस वार्ड में खड़े होने की। कौन सा नंबर वार्ड है? वार्ड क्रमांक 20 है, प्रताप वार्ड नाम है इसका, प्रताप वार्ड क्रमांक 20, नीमच। कितने मतदाता होंगे इसमें? मतदाता तो भाई साहब बढ़ते चलते रहते हैं। अच्छा, ये वार्ड पड़ी है क्या? क्या स्थिति है? ये वार्ड मुस्लिम बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य, या मतलब दोनों धर्म के या सभी धर्मों के लोग रहते हैं? क्या स्थिति वार्ड? देखो, इस वार्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग रहते हैं, और ये सारी चीजें आप मेरे से खिलवाओगे तो फिर आपको क्या जानकारी है इस वार्ड में? ये मेरी बात सुन लीजिए, हर वार्ड की हमें जानकारी नहीं रहती है। आपका वार्ड जैसा कहा जाता ना कि हिंदू बाहुल्य वार्ड है, मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है। 75 मेरे हिंदू भाई हैं, और 25-30% मेरे मुस्लिम भाई है। कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है ये वार्ड? ये रामगली से शुरू होता है तो रहीमगंज तक इसका मतलब एंड होता है। मतलब राम और रहीम दोनों वार्ड है। आप दोनों तो कलेक्टर साहब के यहाँ जो वार्ड की सूची निकली हुई है प्रताप वार्ड क्रमांक 20 की, उसमें आप वहां से भी आंकड़ा ले,
गवर्नमेंट का भी आंकड़ा ले, ऐसा थोड़ी ना सारी चीजें मैं ही बताऊंगा आपको। जी जी। अच्छा, ये दोनों दोनों छोर के लोग हैं। तो मतलब ये बताइए कि आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार कभी हारते हैं, कभी कांग्रेस टिकट नहीं देती तो बगावत पे उतर आते हैं, कांग्रेस का टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ लेते हैं और अपने आप को बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में आप विख्यात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, चक्कर क्या है? अरे यार भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? जी। मेरी बात सुनो। कांग्रेस टिकट एक बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया। जब तीसरी बार मेरी सेकंड पोजीशन आई 2-2 बार, तो कांग्रेस तो समझ रही ना कि ये बंदा, मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं जाता हूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने मेरे को घेराव में लेते हैं कि भैया हमारी पार्टी में आ जाए, कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है। आपके कारण कांग्रेस कितनी बार हारी वहाँ पे? मेरे कारण हारी 2-3 बार हार गई भाई साहब। 2 बार, हाँ। नौशाद खान जो थे कबाड़ी, कबाड़ी हमारी समाज के थे, नौशाद, भी आ रहे। वो मेरे सामने आ रहे। अच्छा, और उसके अलावा बाबू सलीम भी आ रहे। बाबू सलीम साहब को निर्दलीय लड़ना पड़ा और वो जीते थे एक बार फर्स्ट में। और कांग्रेस का टिकट जब एक बार बाबू सलीम साहब, मैं जब निर्दलीय लड़ रहा था गोपाल शर्मा के सामने, जब बाबू सलीम साहब निर्दलीय लड़ रहे थे, वो हार गए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और आपकी पोजीशन क्या रही थी? मेरी पोजीशन सेकंड आई थी गोपाल जी शर्मा के सामने। बीजेपी से थे गोपाल शर्मा, मैं तो कांग्रेस का टिकट कौन था? और कांग्रेस का टिकट नौशाद भाई कबाड़ी, जो कि मेरी खालाजाद भाई भी होते हैं, वो टिकट लाए थे कांग्रेस। मतलब वो आपके कारण एक बार कांग्रेस उस समय आई। उसके बाद लेडीज वार्ड हुआ, तो मेरी मिसेस को मैंने आंगनवाड़ी की नौकरी छुड़वा के फिर भी चुनाव लड़ाया, तो निर्दलीय सेकंड नंबर आई थी और रेखा नवीन जीती थी। और कांग्रेस उस समय आंगनवाड़ी में क्या थे? आंगनवाड़ी में नौकरी करते, साई का। फिर उसके बाद चुनाव हारने के बाद वापस नौकरी लगी थी? फिर मैंने हमारे विधायक जी के पास गया ना, सर ये इनका अनुभव है, मेरा बीपीएल में राशन कार्ड भी था जब, और ये सर इनको कलेक्टर साहब ने सम्मानित भी कर रखा है, तो अब इनका काम देख के, वैसे मैं गरीब आदमी हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, दलगत राजनीति से हटके, तो वो विधायक जी ने उस टाइम मेरी मदद करी थी। जब दिलीप सिंह जी परिहार ने, जब मैं चुनाव हार गया था, नौकरी छूट गई थी, तो दूसरों की जब नौकरी लगती है तो वो उस टाइम मैं दिलीप सिंह जी परिहार का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी बीवी को पुनः वापस आंगनवाड़ी में नौकरी पे लगाया था। उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए? कांग्रेस में तो मैं हूँ ही ना, दिलीप परिहार से ये सौदा तो नहीं हुआ था कि मैं आपकी पार्टी में काम करूंगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जब कोई भी अधिकृत पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता बगावत करके चुनाव लड़ता है तो पार्टी उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है। हाँ। और उस समय भी आपको निष्कासित किया होगा? नहीं किया, पार्टी से बाहर भी नहीं निकाला। अरे कौन निकाल रहा है भैया, भाई साहब आप ऐसी बात है, मैं पार्टी का नहीं, उस समय तो हर पार्टी का रूल है ना, अगर आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। रूल की जगह आप बता दो, अगर आपके पास मेरे को निकालने का कोई वो ताबीज हो तो। नहीं, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस का रहूंगा। कांग्रेस की पद पोस्ट के अंदर मैं मरूंगा तो सेवा दल का झंडा मेरे ऊपर होगा। अच्छा, ये बताइए, उसके बाद ये जब इलेक्शन हुए थे तब आपकी वाइफ तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी कि सहायिका थी? आंगनवाड़ी की सहायिका। अभी फिर हाँ। तो फिर इस्तीफा दिलाया? मेरी बीवी ने हंसते हंसते इस्तीफा दिया, बोले आपकी जब इज्जत की बात आ गई तो आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दिया, बाकायदा मैंने रिसीट लिया कि मेरा इस्तीफा मंजूर करो, क्योंकि मेरे साथ क्या हो गया था, पहले मैंने बगैर आवेदन तो मैं दिया था पहले भी, लेकिन जालसाजी ये करी। ये बताइए, जालसाजी ये हुई थी कि इन्होंने तो आंगनवाड़ी का इस्तीफा भी नहीं दिया और जो है ये चुनाव भी लड़ रही है और नौकरी भी कर रही है। तो मेरे ही सामने जो चुनाव लड़ रहे थे जितने भी दल के लोग, उन्होंने मेरे साथ ये जालसाजी करी थी। तो उस टाइम भी हम घबरा गए, जब पुलिस हमारे घर आ गई थी कि आप चुनाव भी लड़ रहे हो। चुनाव आयोग का एक नोटिस आया था, थाने से आए थे, हमने जाके उसको जवाब दिया कि भैया ये हमने नौकरी का इस्तीफा दे। कितनी तनख्वाह मिलती है आपकी मिसेस? तनख्वाह तो देखो उसकी तनख्वाह का मुझे नहीं मालूम। नहीं, फिर भी मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो वो मेरी बीवी है, वो मेरे को खाना बना के देती है, मेरी खिदमत करती है, अल्लाह उसको अच्छा रखे। मेरा ये सवाल ये है कि आपने उनसे इस्तीफा देकर फिर कांग्रेस का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ाया, तो कितने वोटों से जीते थे? मैं जीता हूँ भाई साहब, मैं नहीं, मेरी बीबी रानी मसूदी राम का जो आता है ना, 214 प्रमाण पत्र दूंगा आपको, कलेक्टर साहब ने दिया है। 214 को अगर अपन अंकों को परिभाषित कर लेंगे तो राम लिखा आ रहा है। अरे यार वो तो क्या लोग अलग अलग टेक्निक अपना लेते हैं, वो भी एक टेक्निक। अरे हम भी 786 बहुत से मुस्लिम लिख देते, बोले बिस्मिल्लाह की आदत है, लेकिन ये सारी चीजें माननी नहीं है। नहीं, वो मेरी बात सुन, ये सारी चीजें कहाँ होती है, क्या होता है? ये बताइए, ये तो आप दिल का खेल है अपना। बार बार चुनाव लड़ना, हार जाना, फिर लड़ना, फिर जीत जाना, फिर हार जाना, फिर पत्नी को बार बार नौकरी से इस्तीफा दिलाना, सबसे ज्यादा फायदा चुनाव लड़ने में है या नौकरी कराने में? भाई नौकरी जो थी ना आंगनवाड़ी की,
वो नौकरी एक आज के जमाने में सरकारी कर्मचारी एक अंग्रेजों के टाइम जो गुलामी करता था ना, अंग्रेजों के टाइम जो गुलामी थी, उससे भी ज्यादा बेहतर है। सरकारी कर्मचारी कैसे जिंदगी गुजार रहा है भाई साहब, उसकी वही जान रहा। हाथ बचा के, हाथ संभल के, देख के, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। लेकिन आज के दौर में जब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, उस दौर में आप है ना अपनी बीवी से एक नहीं दो दो बार नौकरी से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे यार, चुनाव लड़ा रहे हैं तो चुनाव में कहाँ मना कर रहा हूँ कि चुनाव नहीं लड़ा रहा हूँ। भाई साहब, सरकारी नौकरी है ना, सुन लो आप अच्छे से। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए नहीं, अरे उसको मत बोलिए, वो तो कैमरामैन अपना काम अच्छा करता अच्छा, है। हाँ हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक वार्ड में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद निकलता है, 10 दावेदार खड़े हो जाते हैं, 25 दावेदार सामने आ जाते हैं और ज्यादा, बल्कि अब तो संख्या और बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऐसा क्या लोभ, ऐसा क्या लालच है कि आप बार बार उनसे नौकरी से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाते हैं? मेरा शौक है समाज सेवा, खिदमत खल्क करना। तो खुद करो ना, पत्नी से को कराते? नहीं, पत्नी का जब वार्ड लेडीज हो जाएगा तो मैं कहाँ से लड़ूंगा? मैं क्या, और भी लोग हैं ना, उनको भी मौका दे सकते हैं। मैं पत्नी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी पत्नी ने जो मेरी जिंदगी की जीवन साथी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। क्योंकि एक घर का परिवार जो होता है, मेरे परिवार में मेरे ऐसा क्या है, ऐसा क्या है पार्षद पद में कि आप बार बार चुनाव लड़ते हैं और बार बार पार्षद बनना चाहते हैं? अरे, पार्षद बनना बहुत जरूरी नहीं है भाई साहब। आप बहुत अच्छे से मेरे को जानते हो राकेश जी, क्योंकि आपने मेरी इस शहर में, जिले के अंदर एक कार्यशैली देखी काम करने की। सभी धर्म के लोगों का जब मैं काम करता हूँ ना, तो अग्रवाल समाज के, अभी की ताजा की खबर है, अग्रवाल समाज के जो अध्यक्ष है ना पंचायत भवन के, बारादरी जिसे अपन बोलते हैं, उन्होंने मेरे को एक काम सौंपा कि साबिर भाई, ये समाज का काम है और ये सेप्टी टैंक भर गया है, इसको अपनों को खाली कराना है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भाई साहब, इसकी कोई रसीद कटेगी, नगर पालिका एक शुल्क लगेगा। अपन कोई नेतागिरी के दम पे कोई भी काम करना नहीं चाहेंगे। नहीं तो मैं चाहूँ तो अभी उसको बोलूं, फोन करूंगा, ले जाए खाली कर दे। उन्होंने बोला क्या लगेगा? मैंने बोला जो भी लगेगा, अभी आप तो 1000 रुपए तो दो। तो उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। मैं गया, रसीद कटाई, उन्हीं के नाम से आवेदन लगा के करा करू के सारी चीज फॉर्मेलिटी मैंने करी। वो रसीद कटा, 1000 रुपए की रसीद काट के मैंने उन्हें दी, और वो सेम डे या दूसरे दिन मतलब वो बंदा आके सेप्टी टैंक खाली कर गया। अग्रवाल समाज के जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपने कोई मेहनत ना लिया? अग्रवाल समाज के जो आपने कोई आप बात मत काटो, मेरे को विषय से मत हट। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के लिए उन्होंने मेहनताना क्या दिया कि मालिक तुम्हें खुश रखे। ये मेहनताना दिया, क्योंकि जिस जगह समाज का काम है वहाँ मेहनताना नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी ने इस्तीफा दिला दिया, आप क्या करते हैं? घर का खर्चा कैसे चलता है? मेरा स्क्रैप का काम है, भंगार का करते हैं वो? करता हूँ। और किस नाम से? छोटा मोटा जो भंगार, नाम क्या है? नहीं मतलब दुकान है कि क्या है? दुकान नहीं, मैं छोटा कबाड़ी हूँ भाई साहब, बड़ा नहीं हूँ। डाकू वाला सुना साबिर मसूदी को बैंड में गीत गाते हुए भी देखा, बैंड बजाते हुए भी देखा। बजाया मैंने। अरे पूरे आपको जानकारी नहीं है क्या? मैंने होटल पे हाँ, सारी चीजें, हाँ। मतलब संघर्ष तो शुरू से किया। तो आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं तो वही मैं तो बैंड में, नहीं बात सुन लीजिए, बैंड में आपने कितने साल तक काम किया? अरे मेरा तो जीवन में तो मछली के बच्चे को ही तैरना सिखाया जाता है। मेरे परिवार में थे क्या कोई बैंड में? अरे मेरा परिवार, मेरा नाना मामू यही है, ठीक है। उनके साथ में मैंने खूब बैंड बजाया, ढोल बजाया, ताशा बजाया। सुन लो, वो झुनझुना भी बजाया क्या? झुनझुना भी बजाया भैया। अभी कौन सा गीत गाते थे आप बैंड में? अरे गीत नहीं गाता हूँ मैं, आप मेरे को एक गीत तो वो नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। आपने कई बार आपने शायद वो बैंड से प्रैक्टिस की कि वो काशी और काबा वाला जो आप हमेशा बोलते हैं। सुन लो, सुनाइए भाई। वो क्या है, कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। मैं बैंड वालों के मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे नाना मामू, मेरा परिवार, मेरा सब लोग, मेरे को अक्सर ये याद आता है। क्योंकि क्या होता है, जब जिला शांति समिति की मीटिंग के अंदर जब कोई अधिकारी नया आता है, एसपी साहब हो या कलेक्टर साहब हो या जो भी हो, तो जब मीटिंग में, क्योंकि मैं जिला शांति समिति का सदस्य हूँ, चुनाव सदस्य हूँ, वैसे कोई नेतागिरी पॉलिटिकल के ऊपर मेरे को जिला शांति समिति ने इनवाइट नहीं करा है। क्या है वो, मतलब उस वक्त जब वो कोई आता है तो मैं एक सर्वधर्म के लिए, एक उनको, मेरे ऊपर का बनाया हुआ शहर है ये, मेरा खुद का कहीं का है नहीं। उनके स्वागत सम्मान में मैं पहले अपनी बात रखने से पहले बोलता हूँ, क्योंकि ये शहर, ये हमारा, अरे सुनो आप, क्या हमारा शहर अमन चैन का पैगाम देता है, उसके विषय में मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से सीआरपी की हमारी शुरुआत हुई है, इस देश में जो शुरुआत, भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देर से चलो आप अर्ज करें, है ना? वो क्या बोलते हैं, तवज्जो फरमा। हाँ जी, तवज्जो फरमा। काबे में तेरा जलवा
काशी में है नजारा, काबे में तेरा जलवा, काशी में है नजारा, वो घर भी है हमारा, ये घर भी है हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान हमारा। ये एक भाईचारे का इसलिए पैगाम है कि तुम भी मेरे भाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इतनी अच्छी आवाज है तो बात तो सुन लीजिए, इतनी अच्छी आवाज है तो बैंड में भी गाया था क्या? बैंड में नहीं गाया मैंने, क्योंकि मैं बेसुरा भी हूँ और सुरीला तो अभी हूँ, लेकिन ये बैंड में जब गाया जाता है ना तो सुरताल के समय उसमें गाया जाना पड़ता है। तो बैंड में सिर्फ अपन ने वो झुनझुना बजाना, झुनझुना बजाया, ढोल बजाया, बम्बई तक बजाया और विदेश तक बजा के आया हूँ मैं। होटलों में मजदूरी भी नहीं, होटल पे तो वो चाय की होटल पे काम कर, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, मैंने होटल पे काम करा, ये करा। नीमच में मसूदी का नाम है, राधू अहिर भाई जो शांत हो गए इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई हैं अभी किशोर अहिर, सुरेश अहिर, गोपाल और एक भाई और उनका नाम नहीं आ रहा है ना, अशोक, ऐसे ही। तो इन भाइयों के वहां जब इनकी वालदा जिंदा थी तो पुराने ये अपना कैंट पुलिस थाना है ना, जो अभी वर्तमान में ट्रैफिक थाना बन गया है, कैंट पुलिस थाने के पास में एक होटल की दुकान थी, वहां एक जंगल था, यहाँ बस स्टैंड था और जो भी बताया जाता था सब चीज थी। मैं बहुत छोटा था और मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब का क्या दिमाग की हालत कमजोर होने की वजह से, संतुलन उनका कमजोर की वजह से मेरी वालदा खुद पानी दो ना भाई, खुद जो है बर्तन मांजकर बोरा समाज में, मुस्लिम समाज में, सब में उन्होंने बर्तन मांज के, आपकी वालदा ने, मेरी वालदा ने, और क्योंकि मेरे पापा का दिमाग कमजोर था तो वही मेरा बाप था, वही मेरी माँ थी, हम छोटे छोटे थे। मेरी एक बहन है छोटी, एक भाई है मेरा भाई और एक मैं हूँ, और पापा भी जिंदा है और अल्लाह के करम से मेरा तो मेरी वालदा ने मुझे बर्तन मांज की परवरिश करी। मैं होटल पे काम करता था और होटल पे काम मैंने इनके वहां करा तो उस टाइम मेरे को बहुत कम पैसे मिलते थे, 2-2.5 रुपए, 60 पैसे भी दिए, 1 रुपया भी दिया, मतलब वो उस दौरान में जो वक्त था मेरा, बहुत काफी टाइम हो गया, अब मेरे को उतनी याददाश्त तो सारी है लेकिन अब वो पैसे नहीं बता पाऊंगा मैं। 60 पैसे लगाए, 1 रुपया, 75 पैसे, 2.5 रुपए, वो तक मेरे को एक दिन की मजदूरी मिलती थी। आप बहुत हाँ। एक मिनट और उनकी जो वालदा थी सूरज किशोर की, वो आज भी जिंदा है, सॉरी वो सूरज किशोर जिंदा है, वालदा इस दुनिया में नहीं है। तो सूरज किशोर के बच्चे आज इंजीनियर है, सूरज भाई, किशोर भाई के, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में जो व्यवहार रखा, भाई बनाकर अपनों को पाला, क्योंकि हम एक उसमें खाना खाते थे, एक टिफिन में, वो मतलब टिफिन एक होता था, रोटी हम एक साथ खाते थे, मतलब उन्होंने उस टाइम मेरे को रोटी भी साथ में खिलाई है। चलिए अभी यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद फिर साबिर भाई से होंगे सवाल और लेंगे जवाब, तमाम मुद्दों पे करेंगे बात। बने रहें नीमच टुडे के साथ, खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। अब उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम ब्रेक के बाद फिर हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे में, और हमारे बीच है नीमच के चर्चित नेता साबिर मसूदी। साबिर भाई, ये एक चीज अभी आपने ब्रेक से पहले काफी भावुक हो गए थे, आपने पारिवारिक चर्चा की, लेकिन ये बताइए जो हाल ही में लोकायुक्त ने जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया, क्या कहानी थी? पहले वो बताइए कि किस तरह का घटनाक्रम रहा, सुबह कैसे लोकायुक्त ने आपको पकड़ा, फिर हम उसकी ना तह तक जानेंगे कि आखिर क्या मामला क्या हुआ था उस दिन जिस दिन लोकायुक्त ने पकड़ा, वो बताइए। भाई उस दिन तो क्या था कि ये हमारे, मैंने आपको बताया जिस तरह में ये अग्रवाल समाज के और ये सारे, अभी हाँ मैं पहले मेरी बात सुनो, लोकायुक्त के पहले एक मेरी बयान दे रहा हूँ कि जिस तरह में शहर के अंदर अभी हमारे एक क्रिश्चियन समाज के, मतलब वो कहते हैं ना लेडी, वो उनके आदमी शांत हो गए, तो उनके लिए मैंने एक 2 लाख रुपए का भागा दौड़ी करके उनको जो गवर्नमेंट से मिलता है ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, तो वो 2 लाख रुपए का चेक अभी उनका आ जाएगा। खूब भागा दौड़ी करी मैंने उनके लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने जब मेरे ऐसा बात रखी, मेरा इतना शहर में देखने के बाद सारी चीजें बात रखी, तो मैंने उनको गाड़ी पे भी बिठा के ले गया, सब कुछ करा मैंने। करने से मतलब कलेक्टर साहब से ही मिलाया, मैंने ये शर्म नहीं करी, क्योंकि मैंने उनको जब बहन बोल दिया था, तो बहन बोलने के बाद मुख्यमंत्री संबल योजना का जो पैसा वो दिलाने, हाँ वो जो भी वो गवर्नमेंट की, तो उनका वो अभी आ जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या हुआ था जिस दिन लोकायुक्त ने एक मिनट यार भाई साहब, और एक 2 लाख रुपए, एक और रिसाला की जो मस्जिद है उसके पास में एक लेडी रहती है, उनके भी घर वाले डेंगू में मर गए थे, है ना। तो शासन प्रशासन के लोग बराबर तवज्जो देते नहीं है, सॉरी शासन का, यहाँ के लोग, नगर पालिका, हाँ नगर पालिका, कलेक्ट्री, कहीं भी हो, जो भ्रष्ट तो है कहीं ना कहीं अधिकारी, ऐसा तो है नहीं कि दूध के धुले। लेकिन जब मैं जहाँ आ जाता हूँ कागज के मामले में, तो वो ना तो मेरे से 1 रुपया लेते हैं और ना कोई मेरे से पैसों की डिमांड करते हैं। वो मेरा काम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यार इससे क्या पैसे लें, ये तो खुद ही मुसीबत दुखी यारियों को लेके आता है। तो वो 2 लाख रुपए का चेक भी उन्हें दिलवा दिया, उनके तो आ गया, उनकी भी मेरी दुआएं, उनकी दुआएं मेरे साथ है ना। नहीं तो आप पूछ लेना जिन जिन के, मेरे पास लिस्ट बनी हुई सारी। और एक का मेरे वार्ड में पट्टा कराया, जो कि बहुत, उसकी बीवी बीमारी से लिप्त है, और छोटे छोटे परिवार, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, इतने खूबसूरत बच्चे हैं कि कभी नहीं, ये समाज सेवा एक लाइन और सुन लो, इतने बच्चे खूबसूरत हैं, उसका मैंने इस वार्ड के अंदर पट्टा कराया, बीच शहर के बीच में, और वो उसके परिवार की मेरे को खूब दुआ लगी है, और वो आज भी दुआ दे रहे हैं। नो डाउट में समाज सेवा का काम आपका बहुत। अब ये लोग का उसका क्या हुआ कि ये नकुल जी ने शुरू से मेरे को क्या करा कि नकुल जी के यहाँ पर मैंने जो इनका एक और प्लाट है उधर आगे, दाना गली बोलते हैं ना, उधर चूना वाले बैठते थे पहले, बूढ़ा गोपाल मंदिर के पास में, है ना, गली में। तो उस जगह इनका प्लाट है, तो इस जगह पे इन्होंने किसी से लेकर इन्होंने अपने नाम करा, 3 जनों के है ये, नकुल भैया और इनके नंदू भैया, इनके पापा, और एक इनके घर की लेडी से, या तो नंदू भैया के घर में से होंगी या कोई भी, तो ऐसे करके 3 के नाम प्लाट है। तो इन्होंने मेरे को उस दौरान मेरे से बहुत जो सेवा खिदमत कराते थे, साफ सफाई, नाला, क्योंकि एक नाला था, तो वहां नाला था, तो अब शायद इन्होंने बंद कर दिया है। नगर पालिका की सारी आंखें बंद है इसमें, नगर पालिका अध्यक्ष को मैंने अवगत भी करा दिया है, पहले भी और अभी भी, वो मैटर अलग है। लेकिन उन्होंने उनके वहां मैंने 3 नल लगाए थे, और साबिर भाई अपने को यहाँ नल कनेक्शन चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ ये बनाएंगे करेंगे घर का जो, तो ठीक है भाई साहब जो भी। तो इन्होंने मेरे को उस टाइम भी 10,000 रुपए दिए थे नल कनेक्शन के क्या क्या जो भी फॉर्मेलिटी है साबिर भाई, आप इसको कितने रुपए लगते हैं नल कनेक्शन के? देखो नल कनेक्शन के तो 2600 रुपए की रसीद है, जो स्टाम्प वगैरह है ये सब लगता है ना, ड्यूटी जो भी लगती है वो लगती है। तो बहरहाल इन्होंने बेफिक्र होके, कोई उस टाइम लोकायुक्त ऐसे नोट निशान लगा के नहीं दिए थे, मैं सीधा साधा लेके रख के मेरा काम शुरू कर दिया था। इनके आधार कार्ड और ये सब मैंने ही लेके, इनकी कागज फॉर्मेलिटी पूरी करके मैंने, तो एक ही प्लाट में 3 नल कनेक्शन मिल जाते हैं? अलग अलग नाम से थे ना, एक ही प्लाट में मिल जाते हैं। अब ये तो नगर पालिका जाने, मेरे को तो दिए नगर पालिका के, हमारे वो नाथू जी हैं, मतलब नाथू जी ने एक ही प्लाट में, वो तो नाथू जी ने भी नियम अनुसार दिए, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, उन्होंने जेब में नहीं रखे हैं। नाथू जी ने बोला भैया ये एक प्लाट पे एक नल कनेक्शन होता है, एक प्लाट पे 3 कनेक्शन हो जाते हैं। आप तो मेरे को सीएमओ साहब का प्रवक्ता समझ रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूं, आप तो कराते रहते हो ना। मैं नहीं कराते रहते नहीं, ये मेरे परिवार के, मेरे वार्ड के, तो इन्हीं का काम, मैं पूरी दुनिया का काम नहीं कराने जाऊंगा। कुछ क्या हुआ आगे, क्या हुआ? हाँ फिर आगे ये हुआ, मैंने वो काम करा दिया, तो वो कुल मिला के इन्हें रसीद सब ला दी, इन्होंने धन्यवाद दिया, और मेरी बच्ची का
उस टाइम कुछ मजबूरी थी, तो इन्होंने मेरी बच्ची की कुछ फीस में कमी आ रही थी, इन्होंने इनकी खुशी से दी। तो फीस बढ़ दी थी। बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, बेटी बचाओ तो मैं हूँ और बेटी पढ़ाओ में मेरे नकुल भैया का सहयोग था, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जो इंदौर की फीस बढ़ी थी स्कूल की यहाँ लोकल इंदौर तो अभी गई है भाई साहब। नीमच में जहाँ भी वो मेरे स्कूल में कमी आ रही थी, इन्होंने मेरे को उस टाइम भी मेरी मदद करी थी। अब क्या करी थी इसका भी खुलासा करूं? नहीं कोई वो लांग पर्ची लाके दूं? नहीं फिर लोकायुक्त का क्या हुआ? लोकायुक्त का क्या हुआ कि फिर उसके बाद अभी इन्होंने ये दूसरा कोई टैगोर मार्ग पर, है ना, पुस्तक बाजार के पास में, उधर राम गली जो कहलाती है उसके पास में, वार्ड क्रमांक 20 प्रताप वार्ड में ये एक अपना शोरूम बनाने जा रहे हैं, जिसका ये नोटिस लाए थे। वो नोटिस अभी मैं नहीं लाया, आपने मेरे को तैयारी से नहीं बुलाया, आज ही फोन करा मेरे को और आज ही आ गया, मैं कोई तैयारी से नहीं आया हूँ। अरे हमें आप पे विश्वास है, पूरी नगर पालिका वो नोटिस ये घर मेरे लेकर आए। पहले तो इन्होंने बातचीत करी मेरे से बाजार में, कहीं भी साहिल भाई यार ये पत्रकार जो है गंदी गंदी गाली बक के इन्होंने मेरे को पत्रकारों के लिए कि इनकी ऐसी करा रहे हैं और ये नोटिस भी भिजवा रहे हैं और ये 181 भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका क्या रास्ता ना भाई साहब। जो हमारे नगर पालिका कौन सा विभाग होता है ना हमारे, ये जो टैक्स जमा करते हैं, बता दो आप, मैं दिमाग से उतर रही। राजस्व विभाग की हानि हो रही थी, तो इसलिए मैंने बोला भाई साहब देखो आप ये अगर बना तो लिया है, राजस्व विभाग की जो ये हानि हो रही है इसको आप शुल्क को जमा करा दो, तो जो भी जमा का चार्ज होगा रसीद कट के फिर आप दमदारी से बनाना। नहीं तो सीएमओ साहब तो इतने बड़े भ्रष्ट है कि आपकी ये हानि भी नहीं जमा करेंगे और आपका बिल्डिंग भी नहीं तोड़ेंगे और प्रभारी पैसे ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े शातिर लगते हैं मेरे को। क्यों कि बहुत से जगह 181 और इस शहर में इतनी जगह एमओएस का उल्लंघन है कि मैं देखता हूं, तो इसलिए उनपे ये बात बोल रहा हूँ, आरोप तो नहीं लगा रहा हूं उनपे। मैं शहर में आपने आपका आरोपी के सीएमओ भ्रष्ट है, आपने अभी बोला भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट इसलिए कि वो कर सकते हैं इस काम को, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने कोई उन्होंने दे नहीं दिए सीएमओ साहब। तो मैं जो बोलना जा रहा हूँ उसको समझो कि भैया ऐसा ऐसा होगा। तो उस दिन क्या हुआ, अपन उसी पे चले पहले। हाँ उस दिन तो फिर जो है इन्होंने बोला कि साहिल भाई ये एक काम करो, मैं आपको जो भी पेमेंट होगा मैं दे दूंगा और मेरा ये काम करा के ला के दे देना। ठीक है भाई साहब। तो इन्होंने मेरे को बोला कि साबिर भाई आ जाओ यार ये पेमेंट ले जाओ। तो भाई साहब पेमेंट तो मैं बोलो तो आपको मैं सेकेंडरी आ जाऊँ या आ जाऊँ, तो इन्होंने इनकी कोई दिमाग में साजिश चल रही होगी, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मालूम पड़ रहा है यार साबिर भाई घर ही बात करनी है, ये इनकी ऐसी तैसी करा रहे हैं। और मैं इनको अवगत भी कराता था, देखो भाई साहब जो आपने पास में एक बोरा समाज की जो अतिक्रमण की पहले उसमें चलो, बोरा समाज की जो एक जगह है उनका प्लाट पे जो इन्होंने कब्जा करा है, उन्होंने कोर्ट में केस लगा रखा है इनके खिलाफ। नकुल सराफ ने, हाँ नहीं नकुल सराफ ने कब्जा कर रखा है, बोरा समाज की एक कोई जमीन है उनके ऊपर, उनकी निजी रास्ता है जिसका एविडेंस मेरे पास भी है। तो वो बोरा समाज के लोग बोले कि भैया कोर्ट में आप है ना रानी मसूदी का लेटर दे दो और हमारे एविडेंस बन जाओ कि ये मेरे को जानकारी है। तो उस बीबी को मेरी क्या मालूम, वो तो अभी पार्षद बनी, मेरे को जानकारी है, तो मैंने एक इनके लिए एक शिकायत भी लगाई थी कि भाई ये एमओएस का उल्लंघन कर रहे हैं। उस टाइम लगाई थी और ये बोरा समाज का सपोर्ट कर रहे थे वो उनके प्लाट को लेकर। वो एक बार मैंने करा था क्योंकि मैं पूर्व पार्षद हूँ ना, इसलिए इस पार्षद का इससे कोई वास्ता नहीं। तब उन्होंने मेरे को कोर्ट की बोला था, तो अभी भी उन्होंने मेरे को लेटर मांगा, मैंने लेटर नहीं दूंगा क्योंकि वो सीधी सादी औरत कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी। तो इसलिए मैं आपको दूंगा ना नकुल भैया को दूंगा, नकुल भैया का टैक्स जमा करा के, और मैं जो है उनको रसीद, मैं उनसे नहीं बोला मैंने, लेकिन मेरे मन में सोचा कि इनका ये काम ऐसे कर दूं जो इनका भी मेरे से मदद हो जाए, टैक्स जमा हो जाए और राजस्व की जो हानि हो रही है उसका वो जमा होके। और उस दिन क्या हुआ, फिर उस दिन सुबह इन्होंने मेरे से डन कर लिया साहिब भाई ये काम करवा दो यार आप। मैंने ठीक है। अब कुछ फोन पे वार्तालाप हुई, कुछ इन्होंने मेरे से बगैर फोन पे भी करी। तो ये भाई साहब है ना ऐसा बोल रहे थे, बोले यार ये पत्रकार इनकी ये नोटिस आया साबिर भाई ये ऐसा कर रहे, तो मेरे को इन्होंने नोटिस बताया एक जगह कहीं, फिर ये मेरे घर भी आए, नहीं फोन पे बोलते हैं कि साबिर भाई ये ले जाओ, तुम मेरे घर बात करनी है। तो भाई साहब घर क्या करनी है बता दो, मैं तो इधर ही तो हूँ। मैं शाम के टाइम लाइट जो होती ना स्ट्रीट लाइट, इसको देखने वार्ड में निकलता हूँ, और सुबह नाली बिजली नाली और पानी का जो रहता, तो इनके वहाँ मैं गया, तो इन्होंने बोला कि करा दो। तो कुल मिला के इन्होंने क्या करा, मेरे को सारी बात करके बोला कि ये साबिर भाई नोटिस आया है, तो इसका क्या। मैंने बोला भाई साहब इसमें लाख 1.5 लाख जो भी लगेंगे मैं टेक्चंद जी से बात कर लूँगा, क्योंकि टेक्चंद जी ने जो है अभी डीपी वालों का भी कुछ इसका बैनर फ्लैक्स का रसीद काट के अर्जेंटली में, और उन्होंने उनका 95,000 ऐसे ही कुछ बता रहे थे वो है ना, वो जमा करके और उन्होंने इनको परमिशन दे दी थी। तो मैं उनसे राय लूंगा
मैं कोई टेक्चन जी को तो ये 1.25 लाख रुपए दे नहीं दूंगा, 1.5 लाख दे नहीं दूंगा उनसे उनसे फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन फिर मैं गया तो मैंने फिर सीएमओ साहब से भी चर्चा करी। तो वो तो बात की बात है। अरे एक मिनट सीएमओ साहब के मैं गया तो सीएमओ साहब की दाढ़ दुख रही थी, तो इनसे नहीं हुई। तो सीएमओ साहब ने हमारे गोलू यादव हैं उनसे कुछ बातचीत करके बाहर निकले, वो कहीं जा रहे थे तो बाहर निकले, गोलू यादव से बातचीत करके मैंने बोला सर मेरे को भी बात, तो मेरी दाढ़ दुख रही है, आप है ना बंगले आ जाना। तो मैं इनके बंगले गया, सुबह शाम 2-3 चक्कर लगाए मैंने बंगले। टीवी फुटेज कैमरे जो है बंगले के इनके चेक करा लेना, जिन जिन तारीख से 15 तारीख से 14 के पहले से। तो मैं इनके बंगले गया, खूब जा रहा मैं, ना तो ये फोन उठा रहे और ना जो है मेरा बात कर रहे। अंदर मनोहर मोटवानी बैठे हुए थे, तो इनको उनसे बात करनी थी। और भी हमारे ये नहीं अपन विषय से भटक रहे हैं। एक विषय से कोई नहीं भटक, मैं बात सुनिए, मुझे ये बताइए ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब लोकायुक्त ने सुबह आपको बुलाया तब क्या हुआ, वो पहले बताइए, उसके बाद अपन इन तमाम मुद्दों पे बात तो करेंगे। मेरे सीएमओ साहब से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता था कि सीएमओ साहब अगर मैं सारे कागज लेके जाता नकुल भैया के, तो वो राजेश का ये मेरे को जानकारी निकला उस के दिन क्या हुआ था सुबह? और जमा करवा लेते। सुबह क्या हुआ था उस दिन? सुबह नहीं, फिर ये मेरे घर आए, वो तो पूछ ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि साबिर भाई अपने को तो घर पे ही बात करनी है। हाँ। तो ये मेरे घर आए, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, वेलकम, मेरा यहाँ घर है, ये ऐसे करके मैंने सारी बात इनसे करी। अब करने के बाद भाई साहब क्या होता है कि इन्होंने आवाज लगाई, कहाँ है आपका खाला, ऐसे करके इन्हीं की जो आदत है ना, जो आपके घर आए थे? हाँ मेरे को फिर फोन उसी दिन की, जिस दिन लोकायुक्त ने रेड डाली? नहीं लोकायुक्त के तो इन्होंने पहले से ही पाल बांध रखी थी, 14 तारीख को ही जो जन जो भी गए। ये बात की बात है ना, मेरे पे फोन कराना, सुनो तो सही, जब मैं वार्ड के राउंड पे था ना रात को, मैं कहीं तो रात को मतलब लोकायुक्त की रेड के एक दिन पहले आपके घर आए थे? अरे सुनो ना, 1-2 दिन पहले आए थे यार, आप मेरे को बरगलाओ मत आप। पूरी आप मेरे को क्या उनकी तरफ से ले रहे हो क्या? तो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो जानना चाह रहे हो। तो ये इन्होंने बात करी, मेरे घर वेलकम, मैंने बोला आ जाओ भाई साहब, चलो मेरा घर इधर है, ये जयश्री चाय पत्ती वाले ना, मशहूर चाय पत्ती वाले, इनके घर गली के पास में मेरा घर है, चक्की के पास में। अंदर आए तो फोन पे कुल मिला के मैं इनको अपने घर लेके आया। अब कुछ इनका एक विरोधी खड़ा था, तो मैंने भाई साहब आप इधर से नहीं उस गली से आ जाओ जो अपन घर चलेंगे। ठीक है, मेरे घर की गली में भी टीवी फुटेज कैमरे लग रहे हैं, मेरे घर के पास वालों के इन उसके अंदर ये फुटेज में पूरे आ रहे हैं, और मैं इनको विदा भी कर रहा हूँ। मेरे घर में जब ये आ गए वेलकम, तो मेरी मिसेज से जो है इन्हें आते ही आवाज लगाई खाला, तो मैंने शिफा की अम्मी, ये भाई साहब आए, तो शिफा की अम्मी तो भाई साहब को जानती ही नहीं थी। ठीक है, पहली बार उनने नमस्ते करा, भाई अब संस्कार तो जो जिस धर्म का होगा उससे करना ही पड़ेगा। जी हाँ। नमस्ते करके वो, क्योंकि वो पार्षद आज की तारीख आई बैठा है, कुर्सी लगाई उन्होंने और ये बैठे, पंखा चल रहा था। नकुल भैया बोले ये पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही। क्योंकि पंखा क्यों बंद करवाया उन्होंने मेरे से, कि कुछ उनको खेल करना था। और इसी तरह ये लोकेशन थी, उन्होंने वो मोबाइल हाथ में, बड़ा आदमी है, ये मोबाइल नहीं रख लिया, ठीक है लोकेशन, और बैठ गए। हाँ साहिर भाई क्या करना है, ये उन्होंने उनकी बात शुरू करी। ना भाई साहब मेरी बात तो नहीं हुई सीएमओ साहब से और ना टेक्चंद जी से। अब मैं क्या करूं, अब आप बोलो उसमें 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 2 लाख जो आप बोल रहे थे कि जो भी लगेगा मैं राजस्व का शुल्क जमा कराऊंगा और मेरे को आप रसीद ला के दे देना। तो उस टाइम रसीद की बात नहीं हो रही, उस टाइम सारी गोपनीयता की बात हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने वो सारी चीजें मेरे पे रखी और रिकॉर्ड कर लिया, मतलब रिकॉर्ड कर लिया। और मेरी बीवी से नाम पूछ रहे, क्या नाम, तो उन्होंने बोला रानी। तो भाभी आप भी तो कुछ बोलो। तो भाभी बोले कि भैया मैं क्या जानूं, आप जानो और ये जाने, क्या बात करने आए आप, क्या नहीं आए। मैं पार्षद वार्ड नंबर 20 की, मेरा काम अलग है, लोगों की सेवा करना उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। नगर पालिका की मीटिंग में वो जाती है, मैं थोड़ी जान। हमने तो नगर पालिका की मीटिंगों में इस शहर के लिए जो नहीं उस दिन की बात, शहर के लिए जो ये होता है ना एमओएस का उल्लंघन, इसकी इतनी बातें उठती है शहर में, तो हम भी सुनते हैं। तो इसको तो मालूम ही जब पड़ रहा बाद में कि ये मैटर है कि मतलब ये इस काम के लिए आए, है ना। फिर उसको मतलब आपको वहाँ रिकॉर्ड कर लेना धोखे से? धोखे से करा या खुल के करो, हम तो आज भी बोल रहे हैं। फिर इन्होंने पैसे की कितने लगेंगे, मैं भाई साहब मुझे आंकड़ा तो नहीं मालूम है, या आपका कंपाउंड का पूरा निकालना पड़ेगा। इन्होंने जो मेरे को वो नोटिस दिया था उसमें सब लिखा हुआ था। अच्छा नोटिस में भी एक इतनी बड़ी फॉल्ट है सीएमओ साहब का कि परमिशन किसके नाम की है बनाने की, और नोटिस किसको दे रहे हैं, नकुल भैया को। अब ये इनके नाम है कि नहीं है, क्या है, ये तो अब जांच का विषय है। ये नीमच के पत्रकार अब इसको जांच को निकालते हैं नहीं, मतलब ये बिल्डिंग बहुत बड़ा सवाल है। मतलब बिल्डिंग है नंदू सराफ के नाम से प्लॉट है? नंदू सराफ नहीं, नकुल सराफ। नकुल सराफ कुछ भी मत बोलवाओ। नहीं हाँ, मतलब नकुल जी जैन,
नकुल जी जैन, हाँ। पिता नंद किशोर जैन, मतलब प्लाट किसी और के नाम से और नोटिस किसी और को नाम से दिया जा रहा है, ये वो प्लाट है ना, वो जो प्लाट बनाने की जो परमिशन है वो किसी अग्रवाल के नाम, अग्रवाल नाम पे। आप गौर करना, उसमें मैं संगीता ऐसे कुछ नाम है। वो नोटिस ही जब देगा ना, जब मुझे मालूम पड़ रही कि मामला क्या और ये आदमी काम क्या कराना चाह रहा है यार। अच्छा, फिर आपको रिकॉर्ड कर लिया उस समय? हाँ, तो उस समय बोले पैसों की कितने लगेंगे, मैंने बोला भाई साहब आप तो बोल रहे थे कि 2 लाख भी लगेंगे, 5 लाख भी, 10 लाख भी तो मैं दे दूंगा। तो मैंने आप ये सेक्शन जी ने 95,000 रुपए भी भरे, तो कम से कम 95 में तो उनका आपका क्या मैटर है, मुझे क्या मालूम। तो उसका सब वो जोड़ के फिर मैं बताऊंगा। तो अभी आप एक काम करो, 1.5 लाख कर दो, है ना। तो बोले यार 1.5 तो ज्यादा हो जाएंगे। मैंने बोला भैया, मन में सोचा कि क्या कोई सौदा कर रहा है जो 1.5 लाख, तेरे को तो रसीद ला के दूंगा। तो उन्होंने, मैंने बोला फिर, तो बोले यार, मैंने बोला फिर 1.25 लाख कर दो। उन्होंने 1.25 लाख पे डन कर लिया। करके मैं तब उस समय जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब रसीद की बात चल रही थी क्या? रसीद की नहीं करी इन्होंने, बस मेरे को तो इन्होंने पहले ही कर रखे थे ना कि यार पूरी तरह से षड्यंत्र है आपके लिए, मेरे लिए षड्यंत्र अच्छा यार बॉस। और देखो तो मेरा फैसला तो न्याय करेगा। और अगर मैं लोक आयुक्त की टीम को सलाम इसलिए कर रहा हूँ, वो सलाम बाद में हो जाएगा, पहले फिर उसके बाद ये आपका रिकॉर्डिंग करके ये वहाँ लोकायुक्त को दिया है। हाँ, ये दे के आए कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन लोकायुक्त आए उसके बाद ये हुआ कि मेरी बात हुआ, फिर मैंने इनको इतने फोन लगाया कि यार इनका अवगत करा दूं, इनके खिलाफ है ना 181 और ये पत्रकार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं इनको। तो मैंने बोला यार इनका क्या मैटर है। मैंने इतने फोन लगाए, इनने फोन नहीं उठाया भाई ने, जबकि इसकी अच्छाई के लिए लगाए। ये सोच रहा पैसे पैसे तो मेरे को लेना ही है, बात हो गई। तो बोले यार एक काम करना, तुम जहाँ काम चल रहा है ना वहां आ जाना पैसे लेने। अरे कभी भी आ जाना, एनी टाइम। सुबह की कोई बात थी, तो एक बार हमारी वार्तालाप हुई, मैं हमारे मित्रों के साथ, योगेश प्रजापति जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ चाय पी रहा था, और उनका उस दिन शादी की सालगिरह भी थी। तो हमारे मित्रों ने हंसी मजाक में उनको गोभी का फूल दिया। वो भी मेरे पास फोटो भी है। गोभी का फूल देकर कुल मिला के मेरे पास फिर इनके फोन आए, मेरी बेटी का फोन आया, पापा शाकिब की पेरेंट्स मीटिंग का टाइम होगा, आज जाना है गाड़ी। मेरा बेटा मैं आ रहा हूँ। नकुल भैया को मैंने इधर फोन लगाया था, भाई साहब चाय पीनी आ जाओ। तो इन्होंने बोला बस मैं, आज शनिवार है, कुछ देर में मैं आ रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने मेरे को कुछ टाइम दिया। अब टाइम देने के बाद ये क्या करते हैं कि फिर फोन लगाते हैं, अरे यार जल्दी आ जाओ, मेरे को भी मंदिर जाना है। मैंने बोला आप तो अब सो के अब उठ के अब मंदिर जाओगे, मैं तो नमाज पढ़ के पहले ही आ गया, चलो मैं आ रहा हूँ भाई साहब रेडी। ये इसमें का मैंने ट्रैक सूट पहन रखा था, ये जो लोग आयुक्त वाले मेरा ले गए जब्ती करके, है ना, पूरा लोकेशन यही थी, है ना। तो वो इन्होंने बहरहाल इन्होंने मेरे को जगह पे बुलाया कि आ जाओ, मेरे को देर हो रही। कहाँ पर? ये जहाँ इनका काम चल रहा है ना, वही बुलाया। और काम भी ऐसे धड़ल्ले से चला रखा है कि जैसे कि अब ये तो टूटेगा ही नहीं, या इसके पैसे ही जमा हो गए। नगर पालिका सीएमओ साहब जो है ना, क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो, एक लाइन तो मेरी भी। सीएमओ साहब और नगर पालिका जो अध्यक्ष है ना, इनकी 60 गांठ से ये जोरों शोरों से काम चल रहा है। अगर नगर पालिका ईमानदार है अध्यक्ष, तो इसमें कार्रवाई करके बताया। और जो पास वाला है ना, मैंने संतोष भैया को भी अवगत कराया है उसमें। बहरहाल इसमें ये हुआ कि कुल मिला के चलो, अब मैं गया, भैया आया, भैया ये आया। मेरी आदत है किसी को, भैया गाड़ी पे चल रहा और ये दे फोन दे, मैं ये आया भाई साहब। जाके मैं धन से इनके वहाँ रामगली जो है दशरथ सिंह के सामने फोन लगता है वहाँ मैं, अरे यार बॉस कैमरे में आ रहा ना, वैसा लग रहा फोन पे बात नहीं बात इधर कर रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी खड़ी करी और अंदर चले गया। आ जाओ भाई साहब, ये वेलकम मेरा करा इन्होंने वही शान से। मैंने बोला यार सेठ जी काम देखने आए, पेमेंट भी लाए। इनके हाथ में 1.25 लाख रुपए का एक लिफाफा था, पीला लिफाफा था ऐसे कलर का। क्या सुबह सवेरा हो रहा है, मेरा वो सुबह सवेरा था, है ना। इन्होंने वो बोला साहिल भाई आ जाओ। जी भाई साहब ये लो पेमेंट, गिन लो इसको। अरे मैंने कहाँ गिनने करने का टाइम है, मेरे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग है, उसको छोड़ने जाना है। आप तो पैसे दो, जो बात करें अपन, ला इधर दो। इन्होंने पैसे दिए, पहली बात तो इन्होंने दिए, तो इन्होंने जैसे हाथ में दिए ना मेरे, तो बोले यार इसे जेब में रख लो। इन्होंने जबरदस्ती जेब में घुसा दिया। लिफाफा 500 के बंडल थे। मैंने, अरे मैंने रख लूंगा, कब मैं अंदर रखूंगा, यहाँ रखूँ। इन्होंने और भी जबरदस्ती यहाँ घुसेड़ दी वाह भाई, घुसेड़ पैसे यूं करे। और मैंने बोला भाई साहब मेरे को जाना पेरेंट मीटिंग। और वो क्या सोच रहा था, इसको तुमने पैसे दे दिए, अब फंस जाएगा, कलर वलर सब लगाओ। इतने में तो मेरा भाई एक उमेश जी क्या नाम से लोकायुक्त टीम के एक सदस्य, और बढ़ते ही जो पकड़ लिया। अब लोकेशन तो समझो यार, ये हाथ पकड़ लिया और एक ने ये पकड़ लिया मेरे हाथ में कलर वाला, उनको जो कलर बचाना हो। तो मैंने, अरे मैंने भाई साहब आप क्या लोकायुक्त की, ठीक है मैं काहे को डरूं, लोकायुक्त है। वाह भाई लोकायुक्त की टीम आ गई
और आते ही इन्होंने धनाधन पकड़ के, और मेरे यही लोकेशन में है, तो कोई नहीं घबरा, मैं नर्मास तो होता आदमी यार एकदम, मेरा बीपी बढ़ने लगा, मेरी तबीयत घबराहट होने लगी। फिर दूसरे साहब आए, तालान क्या नाम है, सुनील सुनील तान, बिल्कुल दादागिरी के साथ उनका जो गढ़ थे ना, मुझे बहुत अच्छे लगे कि नहीं, इनकी गिरफ्त से कोई भाग नहीं सकता है। इनकी जो डराव थी तो मैं और डर गया। फिर इन्होंने डरो मत, आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। इन्होंने यही नहीं पूछा कि पैसे किस बात के आपने लिए और इन्होंने किस बात के दिए। लोक आयुक्त की टीम को मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, नहीं सुझाव बाद में देना कि ये भी होना चाहिए। आपके हाथ धुलाए थे? हाँ धुलाए थे, उसमें कलर छूटा था थोड़ा थोड़ा मामूली सा। तो लिफाफे में आपने नोट साथ लगाए थे? नोट तो गिनने का टाइम, मैं तो भरोसा कर रहा हूँ ना, मेरे को क्या गिनना, गिनेंगे तो मतलब कलर नोट पे लगा था कि लिफाफे पे लगा था? लिफाफे पे, लिफाफे में लगा था कलर। तो मतलब आपके जब वो हाथ धुलाए तो कलर छूटने लगा उसमें? हाँ कलर। कौन सा कलर था? लाल कलर का जो भी, हाँ लाल हल्का। तो फिर उसके बाद मतलब आपको वहाँ जब लोकायुक्त ने बोला कि आपको अरेस्ट कर लिया है और ये आपसे 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, फिर इसमें पार्षद को कहाँ बुलाया, आपकी पत्नी रानी मसूदी? अरे उसको तो मालूम ही नहीं कि कब मुझे पकड़ लिया, कौन सा पार्षद का क्या रोल है क्या नहीं। उसको तो सीधी सादी औरत, घर पे बच्चों का चाय नाश्ता बनाने के बाद वो अपने चाय नाश्ता करे कि नहीं करे, घर की हमारे लिए दोपहर की खाना बनाए कि नहीं बनाए, वो उसके काम में लग रही होगी। अब मैंने फोन करा, नहीं काम में क्या, वो बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग की तैयारी में लग रही थी भाई। तो अब वो मेरे को इन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। अब बिठाने के बाद बोले कि पार्षद कौन है, तो मैंने बोला मेरी बीवी है पार्षद। तो बोले उनका भी नाम ये ले रहे हैं, नकुल भैया। नकुल भैया सर, मैंने बोला उनका क्या रोल है, उनको तो यही पता नहीं है कि ये क्या है, क्या मामला है, क्या माजरा है। तो बोले नहीं उनको भी बुलाना पड़ेगा। तो मैंने सर देखो ऐसा है, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे तो अरेस्ट करा, ये तो न्यायालय में जवाब दूंगा, मैं आपको थोड़ी ना दूंगा। आपने पकड़ा रंगे हाथों, तो पकड़ा है तो अब आप भी नहीं पूछ रहे मेरे से, चलो छोड़ो। बहरहाल वो उमेश जी जो थे, उन्होंने बोला आप अपनी बीवी को फोन लगाओ, गाड़ी चलती हुई गाड़ी में। पहले तो बिठा लिया वही 10 काम हो, गाड़ी धनाधन खूब मैं डरा भी। नकुल भैया भी ऐसे मेरे को ऐसे हंस रहे थे यूं करके। मैंने, और ऊपर जो उनके वहाँ काम कर रहे थे ना, उनसे भी मैंने वर्कर से बोला क्यों इन्होंने मेरे को जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं पैसे, तो वो सब इनके पक्ष में थे क्योंकि मजदूरी वो भी कर रहे थे। बहरहाल छोड़ो, उसको आ गया है। बात ये है, मेरे को गाड़ी में बिठाकर और मेरे से फोन लगवाया कि आप अपने घर वाली पार्षद रानी मसूदी को बुलाओ। उनको वहाँ डाक बंगले बुलाया? अब इन्होंने मेरे को नहीं बोला कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, अगर ये थाने भी ले जाते तो मैं तो थाने भी जाता और थाने भी बुलाता उसको। लेकिन इनका मैं सलाम इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि इन्होंने मेरी ये इज्जत रखी कि डाक बंगले मेरे को डाक बंगले ले गए और मेरी मिसेज को भी डाक बंगले बुला, और इन्होंने बोला कि देखो हमें भी मालूम है। अच्छा ये बताइए कि अरे यार आप, क्या हमें भी मालूम, उनकी तो बात सुनो, तालन साहब बहुत बड़े आदमी है, और वो उमेश जी बोले हमें भी मालूम है कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इतने वार्डों से इतने 2-2 बार। तो बोले अरे एक मिनट यार भाई साहब, कि आपको ऐसी जगह व्यवस्थित जगह ले लेंगे जो आपकी इज्जत भी खराब नहीं होगी। इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये टाउन वो क्या नाम, सर्किट हाउस ले गए, वहाँ मैंने मेरी बीवी को भी सर्किट हाउस का, मेरी बीवी को मैंने बोला कि रानी शिफा बेटा है ना, तेरी अम्मी को भेज दे, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, और यहाँ भेज दे। मैंने इनकी गोपनीयता का भी भंडे नहीं करे, क्योंकि वो अगर सारे रास्ते चिल्लाती आ जाती तो उसने कमल चौक पर एक ऑटो वाला करा। कमल चौक पर ऑटो रिक्शा हर बार जो उनके ऑटो में जाती हैं, उस ऑटो वाले का नंबर भी है, नाम भी है अपने पास, वो कि भैया मेरे को है ना सर्किट हाउस छोड़ दो। उनने बोला बैठो बाजी, वो भाई सरीगा, परिवार सरीगा, अकेली सर्किट हाउस मेरे फोन पर आ गई। आने के बाद वो तो एकदम हक्की बक्की बोल गई, वो भी दिल की कमजोर है देखो भाई साहब। और लेडीज जात घर का खाना बनाते बनाते पॉलिटिकल में उतारना और आंगनवाड़ी की मजदूरी करके तो एकदम वो घबरा गई कि पुलिस से तो इतना डरते हैं लोग, क्योंकि देखो जब नहीं, लेकिन आज ये तो खैर ठीक है। उसके बाद जब ये लोकायुक्त ने जब आपको पकड़ा तो आपने वहाँ पे बोला नहीं कि ये तो मुझे ना पैसे नगर पालिका की रसीद कटाने के लिए दिए? का मौका ही नहीं दिया ना उन्होंने। बोला वहाँ पे नकुल सराफ का कोई विरोध नहीं किया आपने? नहीं, क्योंकि नकुल सराफ ने तो मेरे पहले ही मदद कर रखी थी स्कूल की फीस में। नहीं, जब वो इतना कर रहा थी तो फिर वो आपको फंसाने को लगे? तो मुझे क्या मालूम कि मुझे फंसा रहे हो, तो बाद में मालूम पड़ रही ना कि फंसा रहे हैं, अल्लाह उनका भला करेगा। देखो मतलब जैसे आप कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि आपने पहले बोला कि वो बहुत बढ़िया आदमी है नकुल सराफ, उनके परिवार की आप तारीफ कर रहे हैं, कह रहे आपके बच्चे की फीस तक उन्होंने भरी। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि नकुल सराफ को लोकायुक्त में आपको ट्रेस करना पड़ा, इतना षड्यंत्र रचना पड़ा? कहीं ना कहीं परेशान तो कर रहे हैं आप ये चलाओगे तो सही ना समाचार? बिल्कुल चलेगा।
हाँ, मैं आपसे, क्योंकि देखो इस नीमच नहीं, और आप देश के पत्रकार जो हैं उनसे वो बहुत परेशान हो गए। अच्छा 181 भी पत्रकारों के या किसी के भी थ्रू लग रही थी, खूब हो रहा था, लेकिन वो शक मेरे पे कर रहे थे। और क्या पत्रकारों को भड़का रहे हैं? आप पत्रकारों को आगे कर रहे हैं, यूं कर रहे थे क्या वो? हाँ हाँ, कि यार तुम साबिर, तू हर किसी से मतलब अलग अलग लोगों से मेरी शिकायत करवा रहा है यार, क्या ये मानूं क्या मैं नहीं भाई साहब, मतलब उनको ये संदेह था कि कहीं ना कहीं साबिर गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहा है और मैं इनके के साथ कोई नकुल जी की जैन शराब अच्छा के ये साथ बताइए, ये गेम कौन खेल रहा है? सुनो, इसके ऊपर भी किसी का हाथ है। नकुल जी का नकाब तो मैं कोर्ट में उठा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। कोर्ट में नकुल जी का नकाब उठेगा। बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग एमओएस के उल्लंघन के तहत बनती है तो उसमें एक कंपोजिट शुल्क रहता है, समझौता शुल्क, कंप्रोमाइज शुल्क भरना रहता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसे लिए, लो साहब मेरा ये ना ये मेरा समझौता शुल्क भर दो, ये ₹1,00,000। उसमें एक प्रक्रिया होती है कि उसके ना नफ्ती होती है, नफ्ती के हिसाब से उसमें अमाउंट तय होता है और फिर भरा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने पता लगाई थी नगर पालिका से कि उसके लिए कि आवेदन दिया जाता है या उसमें नगर पालिका प्रकरण बनाती है? अरे भाई साहब, मैं पूर्व पार्षद हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ क्या? पढ़ाई ज्यादा नहीं है मेरी। हाँ, नहीं तो ये आपने आपने इसका प्रकरण बनवाया अरे क्या? सुनो तो सही, बगैर डिग्री का वकील हूँ, समझ रहे हो? हाँ। पढ़ाई मेरी कम है। प्रकरण क्या था, जो नोटिस था ना, उसके जरिए जो स्क्वायर फीट था उसका मैंने मेरे से मैं अब लेता तो टेक्चंद जी से, ये क्योंकि टेक्चंद जी उस विभाग में नहीं है, लेकिन मुझे राय तो दे सकते हैं क्योंकि टेक्चंद जी एक अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो मैं उस पर आरोप लगा रहा हूँ कि उनने पैसे मंगाए, लेकिन पत्रकारों ने क्या करा, उसको टेक्चंद को बोला कि वो तुम्हारे पे ऐसा इल्जाम लगा रहे, तो वो जब आप ऐसा बोलोगे तो आदमी भड़कने में जवाब देगा ही। वो तो आप नहीं, पत्रकार, मेरा- आप आग में बाग लगा रहे थे मतलब पत्रकार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय आप ये सारी स्थितियां प्रकरण पता लगा के जो कंपोजिट शुल्क होता वो भर के और बाकी पैसा इनको लौटाते? पैसा लौटा देता और एक मिनट, और अगर ज्यादा लगता तो इनसे लेता, क्योंकि रसीद देता। क्योंकि इन्होंने जब मेरे को 10,000 पहले नल के दिए थे ना, तो उसमें भी ज्यादा लगे थे, तो इन्होंने उस टाइम भी कितने लगेगी रसीद के पैसे तो ये, और अब ये तेरी बच्ची का जो भी है, ये मेरी खुशी से दे रहा हूँ। एक और पत्रकार वार्ता में आप ये कहते नजर आना है कि मैं तो मेरा मेहनताना लेता हूँ। मेहनताना, तो ये जो काम किया इसका भी मेहनताना लिया था क्या? इसका मेहनताना लिया नहीं था, जब काम ही नहीं हुआ होता ये बड़ा मेहनताना दे तो दिया, जेल पहुंचा तो दिया, अब इससे बड़ा मेहनताना और क्या होगा? नहीं तो आप जो काम करते हैं लोगों का उसका मेहनताना लेते हैं? नहीं, लोगों का कहाँ करा यार? फिर आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बाइट चलाओगे कि नहीं? मैं लोगों के जो काम करता हूँ, जो बेवा है ना शहर में, नहीं, वो तो आप अरे बुजुर्ग जो विकलांग और बुढ़े वृद्ध, जो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ना, इनने अभी बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। आप मेरी पूरी बात सुनो, काटो मत, काटाकुटी मत करना इसमें। बिल्कुल नहीं उनने पेंशन बंद कर दी है मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों की। तो रानी मसूदी का एक बयान था कि लाडली बहना के चक्कर में, देने के चक्कर में इनको पैसा, ये हटाओ आप मक्खी, कि बुजुर्गों की पेंशन को भूले, मतलब उनके पैसे जो मिलते थे वो बंद कर दिए सफेद राशन कार्ड वालों को। एक तो उनका सफेद कूपन, और इस गवर्नमेंट ने वो पैसे बंद कर दिए। सुनना मेरी बात, तो भैया वो बुजुर्ग कहाँ जाएगा? वो मेरे पास ही तो आएगा। और जो बेवाओं को पैसे नहीं मिल रहे, ये इस जिले के अंदर जो आला अधिकारी जो भी हैं भ्रष्ट, इसमें तो आप देखो कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और अपने एसपी साहब, सबके नाम तो क्यों नहीं लेऊंगा मैं? कि आरोप प्रत्यारोप तो इस देश में किसी पे भी लगता है। कलेक्टर साहब तो अभी आए हैं, पिछले कलेक्टर ने हमारे देश के अंदर इस नीमच में देश का नाम रोशन करा, गिनीज बुक में हमारा खून निकलवा के और डोनेट करा के, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने डोनेट करके उसमें जो नाम रोशन करा, तो कलेक्टर साहब का नाम रोशन हुआ। क्योंकि हर कलेक्टर रिश्वतखोर नहीं होता है, अपनी छवि और छाप छोड़ के जाता है। जैन समाज के एक कलेक्टर थे, उन्होंने पूरी हिंदुस्तान में नाम रोशन करा उस कलेक्टर साहब ने, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। तो फिर ठीक है। हाँ। दूसरी चीज ये कि ये बताइए कि आपने जब कांग्रेस ने आपकी जो आप कांग्रेस पार्टी से आते हो, उन्होंने कमेटी बना दी कि साबिर मसूदी के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, कि उनके साथ षड्यंत्र रचा, कि उनको फंसाया गया, इसके लिए कमेटी बनाई और वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद सारी चीज होगी। उससे पहले आपने ना प्रेस वार्ता की घोषणा कर दी कि हम ज्वाइंट प्रेस वार्ता करेंगे, और फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी, उन्होंने गांधी भवन पे आपके ताले डाल दिए, आपको कांग्रेस के कार्यालय में नहीं घुसने नहीं दिया, पत्रकार वार्ता नहीं। इतनी जल्दबाजी, इतनी हाबड़-तोबड़ क्यों की आपने? यार भाई साहब, मैं अपनी मोहब्बत की जो दुकान है ना, ये मैं बचपन से ही बहुत मजबूर और बहुत गरीबी के अंदर मैंने मोहब्बत की दुकान खोल दी थी। राहुल गांधी जी ने तो आप खोली है क्या? और ये कांग्रेस
से तो मेरा इसलिए लगाव है कि ये राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश से इतनी कुर्बानियां दी हैं कि हमारे सारे बच्चे और परिवार भी कुर्बान कर देना, तो हम इनकी 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 जो है ना, इस देश की जो कुर्बानी है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश को संविधान दिया है ना, हमारे मेरे पूरा बच्चा, मेरा पूरा परिवार कुर्बान कर दूं ना तो कम है। और सुनो, आप भी उसी अंबेडकर जी के संविधान चाहते आ रहे हैं। राकेश जी सुनो, वो तो राहुल गांधी, ये कांग्रेस से जवाब दे। राहुल गांधी जी ने दुकान खोली मोहब्बत की, उसी पैनल पे मैं चल रहा हूँ। कांग्रेस से तो मैं बाद में जुड़ा हूँ। अब कांग्रेस के लोगों ने जो मेरे लिए दरवाजे बंद करे हैं, कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोग हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि सारी पूरी कांग्रेस ही चल रही है और ये कांग्रेस ही जो है अपने आप में ये जो आज स्थिति हुई ना कांग्रेस की इस देश में, अरे आप मेरी बात मत, तो इसके अंदर आरएसएस के लोग भी हैं। मेरे लिए जो पॉलिटिकल बात मत करो, पॉलिटिकल बात मत, यही मैं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस ने इंटरनल कमेटी बना दी जांच के लिए, और फिर आपको उस कमेटी की जांच का तो इंतजार करना था ना। मेरे को कोई जांच का आपको विश्वास नहीं था कि उस कमेटी पे, मेरे को दिया ही नहीं ना कुछ कमेटी। उन्होंने यार सारे अखबारों में छपा कि उसी दिन शाम को ये जारी हो गया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, साबिर मसूदी के साथ अगर कोई षड्यंत्र रचा गया है तो इसकी जांच करेंगे। और उससे पहले आप वहां पे कांग्रेस में जाके बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको रोक दिया गया। मेरी बात सुनो, पार्षद रानी मसूदी और हाजी साबिर मसूदी पूर्व पार्षद कांग्रेस का, अब मैं किससे अनुमति लूं कांग्रेस कार्यालय में? इनके बाप का कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, किसी के पदाधिकारी जो होते हैं ना, ये तो इसके अंदर तो कई आरएसएस के कहना है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जिन्हें जब जांच कमेटी बना दी तो आपको इंतजार करना था। अरे जांच कमेटी, मेरे लिए कोई जांच कमेटी आएगी क्या? कांग्रेस मेरे से बड़ी है क्या? सॉरी, कांग्रेस के ये जो छुटभैया नेता है ये मेरे से बड़े हैं क्या? सुनो मेरी बात, जिला अध्यक्ष को छुटभैया नेता कह रहे हो, ब्लॉक अध्यक्ष को छुटभैया नेता, जिला अध्यक्ष को फोन लगा रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहे हैं। जो मोनूलोक ब्लॉक अध्यक्ष राकेश मोनूलोक मेरे उसमें नहीं आता है, ब्लॉक अध्यक्ष मेरे राकेश अहिर ब्लॉक अध्यक्ष की मैं सर्वमान्य इसलिए होऊंगा कि वार्ड क्रमांक 1 से 20 तक राकेश अहिर जी हैं। तो इन लोगों ने सम्मान्य राकेश अहिर नेता है हमारा। नहीं, इन्होंने जब वो कह दिया कि अपन को जांच का इंतजार करना चाहिए, फिर ताले कौन लटका आपको? किसने बोला जांच का इंतजार? उन्होंने कुछ भी मन गढ़ा। अरे यार आप है ना, जो बात है उनकी कुछ भी मेरे से मत करो। उन्होंने ये कहा कि आपको जब उन्होंने जांच कमेटी बनाई तो उसे जांच का इंतजार करना था, उसके बाद काय के लिए इंतजार करूं? आपने मुझे बुलाया सुबह सवेरे में, आज ही फोन लगाया ना। आज जुमे का दिन है, किसी से मैं लेके आऊंगा, किसी से पूछूं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? ये बताइए मुझे कि जो कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसके लोगों ने आपसे अभी तक संपर्क किया है? मेरे को उन्होंने जो बाद में व्हाट्सएप के जरिए एक लेटर पहुंचाया था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। और किसको दिया है? ये मैंने कमल मित्तल है, ये अपने उस कमेटी के, हाँ ठीक है, उनको दिया है, क्योंकि बिरजत सक्सेना ने बोला था कि वहां दिया ना, उनके मैं साइन लेके आया हूँ, है ना। आपसे कोई मतलब कोई मिला नहीं अभी तक? आके कोई नहीं मिला, दुख की घड़ी में कोई नहीं मिलता। वो तो जब मैं बरी होके आऊंगा, जब ये पूरी कांग्रेस, मैं ऊपर हमारे एक और चीज है, ऊपर जीतू पटवारी जी से बात करूंगा कि जिस वक्त मैं बरी होके आऊं तभी मेरा जुलूस निकालना, नहीं तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं। एक और चीज ये कि जब नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे तब कांग्रेस के 8 पार्षदों के बिकने की बात आई थी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस का अध्यक्ष वीणा ब्रजेश सक्सेना को हराया और उनमें आपका नाम भी आया था। फिर आपने कुरान उठाई थी और कुरान उठाने के बाद फिर ये मामला आया, क्या कहेंगे इस पे? क्या सवाल किया यार। अब आप एक बात बताऊं, आपकी एक झूठ तो यहीं आ रही है कि आप 8 बोल रहे हो और मैं 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं 8 आप किसके कहने से बोल रहे हो? पहले तो ये बताओ। हमने तो समय 8 सुना नहीं, एविडेंस के साथ बोला करो। सुनो मेरे भाई, 5 कौन है आपको नाम पता है? सुनो सही, आसानी से साबिर मसूदी बगैर डिग्री का वकील है। 5 कांग्रेस 14 कांग्रेस के पार्षद थे, जिसमें से जब श्रीमती मीणा सक्सेना अध्यक्ष चुनाव लड़ी तो उनको 14 में से 9 वोट मिले, 5 गायब। अब वो उनकी हमारे पार्षदों की गलती से वोट चले गए, या हमारे संतोष भाई जो हैं नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ा रहे हैं, उनकी बहू को, बेटे की बीवी को, उनकी कोई षड्यंत्र थी, या उन 5 का उन भारतीय जनता पार्टी की स्वाति गौरव चोपड़ा जी से कोई मोहब्बत थी क्या? समझ रहे हो ना? क्यों कि इसमें महिलाएं पार्षद भी ज्यादा हैं और पुरुष आप पर उंगली उठी थी।
उसमें जो 5 पार्षदों के नाम 5 या 7 पार्षदों के नाम पांच पार्षद का अब आया सही दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे। अरे 5 पार्षदों में मेरे ऊपर भी शक के दायरे में उंगली उठाई जा रही थी, नाम भी आया, सब आया। अब शक के दायरे का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो उस टाइम मैंने क्या करा था, आप बताओ पहले तो। नहीं बताओ क्या करा। आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, प्रेस वार्ता बुलाई थी, किस वजह से बुलाई थी? आपका नाम आ रहा था। हाँ, आपने बच्चों की कसम खाई थी, कुरान उठाई थी। वो कुरान का मैटर यूं था कि मुहर्रम के दिन चल रहे थे, मेरी बीवी का था रोजा। वो बोल रही थी कि ये अपना इल्जाम आ रहा है, नाम आ रहा है अखबारों में और ये व्हाट्सएप पे, सॉरी है ना, गोपनीय तौर पे एक आरोपी लग रहा था, बस सिद्ध नहीं हो रहा था उसमें भी। तब मेरी बीवी बोले कि या तो मेरे को इस दलदल में उतारते मत, और उतारा है तो ये क्या है, तुम लाए क्या? मैं देखो मैं नहीं लाया हूँ, ये कसम खाता हूँ कुरान की, घर में खा रहा हूँ मैं, कि मैं नहीं लाया हूँ। तो उन्होंने मेरे पे यकीन कर लिया। वो बोलने लगी कि जब तुम घर में खा रहे हो, इतने साफ सुथरे हो, तो जब मैंने भी कांग्रेस को, मीणा सक्सेना को वोट दिया है और आप भी पेमेंट नहीं लाए किससे भी, या 18 लाख रुपए या 15 लाख रुपए नहीं लाए, तो ये 5 आदमी में क्यों नहीं कसम खा सकते हो आप? तो मैंने बोला सुझाव तो बहुत बढ़िया दिया, यूं उसका कंधा टपकार के, और मैंने अपने उसको करीब लेके और प्यार करा उसको, और मैंने वाकई तेरे दिमाग की दाद देता हूँ मैं। मेरी बीवी बहुत नेक औरत है, तो मैंने उसके खाली उतना मैंने दिमाग में रखा और प्रेस वार्ता का ऐलान कर दिया। जो भी आपकी प्रेस वार्ता का शुल्क था वो मैंने जमा कराया, और करने के बाद गांधी भवन में उस टाइम भी मैंने प्रेस वार्ता करी, तो वही गांधी भवन में करी थी। वहाँ कोई नहीं था, मेरे को जो भी अधिकारी थे उन्होंने चाबी दी। मैंने सब प्रेस वालों के लिए मिठाई लाया, क्योंकि मैं चुनाव जीता था। मिठाई लाया, पेन पेंसिल जो भी देते हैं, वो देके अरे मैंने फिर कुरान शरीफ भी लेके आया, मेरे बच्चे दोनों लेके आया, दोनों बच्चे, यानी मेरी बच्ची और बेटा, जो अभी मेरे 16 साल बाद बेटा हुआ शाकिब मसूदी, जो कि अभी 5-6 साल का है, 6-7 साल का, तो उसके सर पे भी मैंने हाथ रखा कि ईमान तो दौलत तो मेरा बेटा है और कुरान मेरा ईमान है। मैं इस कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने ना तो संतोष भाई के कोई दोस्त, ना उनके कोई पार्टी वाले, ना कोई उनके मिलने वाले, किसी से भी मैंने इस वोट क्रॉसिंग के नाम पे कोई पैसों का लेन देन नहीं करा है। मैं कसम खाता हूं इस कुरान की। ये उस टाइम मैंने, और मेरी बीवी ने, उनसे भी मैंने हाथ रखा था कि अब आपने अगर मीणा सक्सेना को वोट दिया है तो आप भी इस कुरान शरीफ पर हाथ रखो। तो हम दोनों ने कसम कुरान की खाके ये कहा था कि, मेरी बीवी ने कहा था कि मैंने मीणा सक्सेना को वोट दिया है, सोच बिल्कुल है ना, और उनकी भी कसम ये थी कि उन्होंने मीणा सक्सेना को वोट दिया कांग्रेस को, और मैंने भी इसलिए कसम खाई थी कि मैं किसी से भी नीमच में, ना किसी नीमच के कोई बाहर वाले, कहने का मतलब XYZ, इस वोट क्रॉसिंग के नाम पे कोई पैसों का लेन देन नहीं करा, इस बात की मैं कसम खाता हूँ। और उसी टाइम मैंने मेरे दोनों बच्चों के सर पे भी हाथ रखा था, अगर मैंने पैसे लिए हो तो अल्लाह इन बच्चों को गारत कर दे, सुनना। और सच को आंच नहीं, जब मैंने कसम खाई थी ना, तो हिंदू और मुस्लिम इस शहर के अंदर उस टाइम सबों ने मुझे बरी कर दिया था, क्योंकि वो अदालत जनता की थी। ईमान कुरान है और दौलत औलाद है। तो इस, अरे मेरी पूरी बात आपने भी मुझे माफ कर दिया था, मीणा सक्सेना ने भी जमाने में, कि अब इस पे आंचल लगा, मतलब इस पे आरोप लगाना, यानी हिंदू हो या मुसलमान, अपने ईमान से, अपने धर्म से खारिज हो जाएगा। अगर मेरे कुरान पे हाथ रखने के बाद अगर मेरे पे इल्जाम लगाओगे, कोई भी धर्म का हो, किसी भी पंडित मौलवी से पूछ लेना। ये बात तो आप भी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं क्या? अभी एक वक्त और ब्रेक के बाद फिर साबिर भाई से बात होगी। कुछ इल्जामात और है उन पर, कुछ आरोप और है उन पर, उन पे चर्चा बनी रहेगी। बने रहे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ। अब उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय।
ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच है नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी कांग्रेस नेता हाजी साबिर मसूदी। लगातार हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उस पे वे बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर जवाब दे रहे हैं। तो हाजी साहब ये बताइए कि लोकायुक्त ने जो पकड़ा उसमें आप ने कहा कि मैं कंपोजिशन शुल्क जमा करा कर और ये करना चाहता था। क्या वास्तव में नकुल सराफ का जो बिल्डिंग बन रही है वो गलत बन रही है? देखो, गलत तो है, वो एमओएस का उल्लंघन तो है, जब तो वो मेरे सारी ये कहानी बनी है। तो अभी तक नकुल सराफ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई, नकुल सराफ जी पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि उनके जो ये अपने सीएमओ साहब है ना, ये आज नहीं तो कल वो जमा कराएंगे। क्या ये हमारा जो कौन सी समझौता शुल्क जमा कराएंगे? ये मैं कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो इन सीएमओ साहब को ये आदेश दें कि अगर वो गलत है तो उनका नकुल जी का वो तोड़ा जाए, क्योंकि अभी वो नकुल जी के नाम है कि नहीं है। क्योंकि ये सीएमओ साहब बचना चाह रहे हैं कि नकुल जी के नाम तो नोटिस दिया है, नाम किसी परमिशन बनाने की और किसी के है। मतलब इस पूरे मामले में मतलब अगर गलत है तो सीएमओ को भी कार्रवाई करना चाहिए। सीएमओ साहब इसलिए नहीं करेंगे कि वो कहीं ना कहीं गड्डी के दबाव में है। कौन सी गड्डी? गड्डी वो नोटों की होती ना, 2000 वाली तो बंद हो गई। तो सीएमओ भी की जो गड्डियां हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं दिख रही है। ये सीएमओ साहब, मैं कह रहा हूँ कि नीमच शहर में आग लगा के जाएंगे एक छोटे से समाज सेवी पूर्व पार्षद को। अगर ये मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो और किसी करेंगे। मैं इनके ऑफिस में गया, सर मेरे से जरा बात कर लो, मैंने आपको पहले भी आवेदन दे रखा है कि ये हमारे नकुल जी हैं, मतलब क्या नाम से इनका एमओएस का उल्लंघन है, तो इनका क्या है, या तो शुल्क जमा करो नहीं तो उसका बिल्डिंग तोड़ो। तो ये जमा नहीं करे, मतलब अभी तक सीएमओ को कार्रवाई कर देना थी। सीएमओ साहब को कार्रवाई करनी थी, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये सीएमओ साहब, या तो अगर सच्चे हैं, नहीं इन्होंने पैसे लिए तो ये उस बिल्डिंग को तोड़े। अरे भाई सीएमओ साहब, तुम सच्चे हो, नियम अनुसार कार्य करो। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष को भी ये लिखत में दिया है, मेरे पास तारीख है, सब चीज दे रखी है। लेकिन भैया दाल में काला है, छोटी मछली ही फंसती है मगरमच्छ जो है ना, छोटी मछली को ही खाता है बस। तो मतलब बड़े मगरमच्छ बचे हुए अभी? बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं। अगर लोग आज की टीम ये सीएमओ साहब की सही मायनों में जांच कर लेना। क्या है कि अब मैं तो इतना बड़ा फुटेज ला नहीं सकता हूँ, मेरे 1 महीने के फुटेज ये सीएमओ साहब के यहाँ के निकलवा लो, मैं सुबह शाम रोज इनके वहां चक्कर लगा रहा हूँ। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि नकुल सराफ भी सीएमओ को सेटल कर रखा है अपने। देखो, नकुल सराफ के दोस्त हैं, हमारे कुछ कांग्रेस के पार्षद भी हैं, पूर्व जो भी हैं, वो उनके अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती का कर्तव्य वो लोग निभा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन सी पार्टी का है और ये किस पे आरोप लगाने जा रहा है। और नकुल जी के दोस्त हमारे विकास नामदेव जी भी हैं, तो विकास नामदेव जी भी उनके दोस्त हैं, है ना। योगेश प्रजापति भी उनके दोस्त हैं। और विकास नामदेव जी सीएमओ साहब के इसलिए दोस्त हैं कि विकास नामदेव जी ने सीएमओ साहब को पहला गुलदस्ता मेरे हाथों से ही दिलवाया था। क्या? और दूसरी बात, उनके तो नरे दोस्त है। अब इनका कौन बिचौला कौन बिचवान है ये तो अब सीएमओ साहब ही बता पाएंगे। मेरा काम या तो उसको पैसे जमा। योगेश को आप बता रहे हो कि योगेश प्रजापति नकुल सराफ का दोस्त है, तो क्या इस भूमिका में योगेश प्रजापति का भी नाम है? योगेश प्रजापति हमारा एक नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस का। उन्होंने आपका बचाव नहीं किया कि नहीं यार गलत हो रहा है? भाई अभी जब ये ऐसा जब कांग्रेस पे कोई संकट आता है ना, और ऐसा आता है जैसे लोकायुक्त की टीम ने मेरे को घेर लिया, अब मैं लोकायुक्त की टीम को क्या कुछ गलत बोलूं? मैं उनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने आपको फोन किया था कि साबिर भाई कैसे हो गया, हम आपके साथ हैं, या ये गलत हुआ ये सही हुआ? नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, पार्षदों के संरक्षक बनते हैं, तो आपको फोन किया था, आपके साथ खड़े रहिए ऐसी परिस्थिति में? रोज चाय पीते हम साथ में। नहीं तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ये गलत हुआ आपके साथ? उन्होंने तो ये कहा कि देखो ये जो है मामले में कांग्रेस अभी आपका सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोग हैं। और साबिर भाई, नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूँ, वो सहयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई वो कैसे करेगा, उस संगठन में थोड़ी ना है। नहीं, अब भी आपका नेता प्रतिपक्ष तो है ना पार्षदों का, मेरा नहीं है। आप उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते? अरे मैं क्यों मानू, मेरी बीवी पार्षद है, वो माने। आरोपी तो वो भी है ना। आरोपी है तो कौन आरोपी है? अरे
लोकायुक्त ने आपको भी आरोपी बनाया, आपकी वाइफ को भी आरोपी बनाया, मतलब नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका को, बीबी को, पार्षद को जो आरोपी बनाया है, तो लोकायुक्त उसका एविडेंस कोर्ट में पेश करेगा। और वो मेरी बीबी पार्षद, वो खुद उसका वो जाने, मैं क्या जानूं उसके विषय में। नहीं, मेरा ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जो रहता है वो सबको 7 पार्षदों को साथ लेके चलता है। अगर एक पार्षद पे ऐसी दिक्कत आई है तो उसको आपसे बात करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष को कोई मैं जिम्मेदार जवाबदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जो शहर विकास के कार्य होते हैं बस उसी में वो सहयोग कर नगर पाएंगे। पालिका को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है। कौन कौन भ्रष्टाचारी नगर पालिका में? भ्रष्टाचारी तो देखो, जब इन पे आयोग की टीम सही मायनों में सर्च करके, ये जो मैं आपकी चैनल के माध्यम से जो जानकारियां दे रहा हूँ ना, इस पे अगर सही मायनों में चल गई और गौर हो गया, सीएमओ साहब भोले तो इतने हैं, अच्छे तो इतने हैं कि क्या बताऊं। अगर उनसे कहीं अच्छी हम बात करने जाते हैं ना, तो वो उनकी बीवी का एक हवाला देते हैं कि भैया मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, कितनी खराब है। तो एक दिन मैंने भी उनको ये बोला था कि सर, अगर ज्यादा कोई ऐसा मामला हो तो एक किडनी में अपनी मेरी जो भाभी है, आपकी बीवी, वो भाभी माँ सामान्य होती है, मैं एक किडनी दे सकता हूँ अगर आप इसका मेरे को टेस्ट करा। क्योंकि वहां कुछ पार्षद भी बैठे थे, कुछ अधिकारी भी थे, कैमरे की फुटेज निकाल के देख लेना। तो वो बोलने लगे, नहीं नहीं, आप इतना बोल रहे हो, बड़ी बात है, तुम एक अच्छे लोग, समाज सेवी हो साबिर भाई, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। बहरहाल वो समाज, जो भी सीएम साहब से बात हुई, जब उनसे विकास कार्य की बात करें तो काट देते हैं, अच्छी बात कर काट दें। उनके मतलब की बात करो। जैसे अभी उनके जो दलाल इस शहर में घूम रहे हैं, अगर उनका दलाल नहीं है, नकुल सराफ, जो रामगली वार्ड क्रमांक 20 और टैगोर मार्ग पे जो भी लोकेशन आ रही है, उस पे अगर वो कार्रवाई करें तो मुझे करके बताएं, क्योंकि मैंने पहले से भी अवगत करा रखा है। और अभी तक रानी मसूदी को तो पता ही नहीं है कौन इसका वो कर रहा है उल्लंघन एमओएस का और क्या है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं अपने पर्सनली उनको अवगत करा रहा हूँ ना, पूर्व पार्षद होने के नाते, है ना। ये नकुल जी ने पास वाले बोरा समाज की भी एक जमीन दबा रखी है और कोर्ट केस चल रहा है उसका भी। और ये जो सीएम साहब उसकी भी मदद कर रहे हैं। और बोरे को जो है समाज के लोग ने जो सीएम साहब को आवेदन दे रखा ना, सीएम साहब बस को खाली, मेरे को शक है, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये गड्डियों के ही दीदार करने वाले हैं सीएम साहब। चलिए चलिए, अच्छा ये बताइए, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अब आगे, अरे अभी आगे क्या, आगे क्या? आगे क्या, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, इन पे क्या नाम, नकुल जी जो भी ये प्लाट बन रहा है ना, 100 बटा क्या है प्लाट नंबर मालूम है आपको? जो भी है ना, हाँ, मैं ध्यान दे। तो ये इस प्लाट पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, ये जमीन दोष नहीं हुआ, एमओएस का उल्लंघन अगर हो गया, तो ये सोचना कि शहर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, बहुत बड़ा। अगर ये बगैर एमओएस के रसीद कटे हुए जमा नहीं कराया, और अगर कौन कर रहा है वो भ्रष्टाचार? सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय, उनको भी आवेदन दिया है। और अपने क्या नाम है तुम्हारे जो अधिकारी हैं, जैसे मैंने टेक्चन का जैसे नाम दे दिया, उस विभाग में वो नहीं है। लेकिन भैया राय तो बताओ कि मेरा पर्सनली कोई व्यवहार होता है ना, कई काम करते हैं, तो उस विभाग का महावीर जी हैं, वो राय दे सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है। नगर पालिका में कौन है भ्रष्टाचारी? कौन है भ्रष्टाचारी, मैं कैसे सिद्ध कर दूं यार भैया। आप जाते रहते हो ना, आपको तो पता रहेगा नगर पालिका में बिना पैसे के काम नहीं होता। जाता रहता हूँ, भ्रष्टाचारियों की कोई तलाश करने नहीं जाता हूँ मैं, तो मेरा अपना काम कराया, और जो जिसका जो काम होता है वो करा के रसीद लाके, जिसकी भी होती है। जैसे मैंने पिछली बार में बताया कि बारादरी जनपद, बारादरी पंचायत के अध्यक्ष जो हैं हमारे, उन्होंने मेरे को जो काम सौंपा था, मैंने उनको रसीद लाके दे दी। और रसीद देते हैं नगर पालिका के बहुत से अधिकारी कर्मचारी, मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि मैं उनका एहसान मानता हूँ। लेकिन भ्रष्ट कौन है, उसको तो कोई तय नहीं कर पाता है। अब क्या रहेगा? आप आगे हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे, उसमें ऑप्शन रहेंगे और उसका आपको जवाब देना है। कौन है आपका नेता? मीनाक्षी नटराजन, नंदकिशोर पटेल या अन्य कोई? नीमच में तो मेरे सारे नेता हैं, मैं कोई गुटों में से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। एक दूसरा सवाल, मेरा नेता है ऊपर तले पे देखा जाए तो सज्जन वर्मा जी, क्योंकि मेरी बीवी है आस्था की, और सज्जन जी जो वर्मा जी हैं वो है सोनकच्छ के, तो कुछ रिश्ते जुड़ते हैं। कहा जाता है कि कि आप है ना स्थिर नहीं रहते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं लेकिन भाजपा के अच्छे कामों में भी चले जाते हैं, इसलिए आप पे कई बार भाजपा होने का ठप्पा भी लगता है।
अभी हाल ही में आपने देखा उमराव जी गुजर और दिलीप सिंह परिहार चुनाव लड़े। उमराव जी गुजर को हमने हमारे पोलिंग से बहुत भारी मतों से जिताया, और उनके मैं जो आपकी बात कर जो रहा हूँ। साथ में उमराव जी के थे उन्होंने खूब भारी मतों से उन्हें हराया। तो उमराव जी जब हार गए तो विधायक कौन बन गया, बताओ आप? नहीं, मैं आपकी बात विधायक कौन बन गया? दिलीप सिंह परिहार। उसको नीमच का विधायक हो गया, किसी पार्टी का नहीं है। उसके बाद दिलीप सिंह जी परिहार को मैं माला पिलाने गया, इस्तकबाल करने गया, उनके घर गया, उनके बंगले गया और मुबारकबाद देके आया कि बहुत अच्छे वोटों से जीते हो दिलीप सिंह जी, आपने मेरी उस टाइम भी आंगनवाड़ी में मदद करी थी, और आप भी अभी पुनः जनता कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साबिर मसूदी स्थिर नहीं रहते हैं, वो मतलब पार्टी के लिए तो रहते हैं लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कब कब गुड़क जाए। कांग्रेस के जो लोग है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर ही आरएसएस ही लोग हैं। अब उमराव सिंह जी को ही देख लो ना, वही चले गए भाजपा में। तो अब ये जो बोल रहे हैं, ये एक ना एक दिन भाजपा में जाने की तैयारी है इनकी भी, जो मैं आरोप लगा रहे हैं। आप गौर कर लो। अब कौन सा चुनाव लड़ने की तैयारी है? अरे चुनाव तो मेरे को जो मेरी पार्टी लड़ाएगी, मेरा आका बेटा राहुल गांधी। कांग्रेस से लड़ेंगे? अरे यार, कांग्रेस के अलावा मेरा मेरा अब क्या बोलूं, मेरी दम ही कांग्रेस पार्टी में निकलेगा। और टिकट नहीं दिया, मतलब टिकट नहीं दिया तो मैं अब बड़ा चुनाव तो नहीं लड़ूंगा भैया। नहीं फिर बागी होकर लड़ेंगे? बागी क्या, मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूँ नीमच की जो बागी होकर चुनाव लड़ूंगा? मैं तो समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता रहूंगा। ये पानी वाले बाबा की बात की जाती है, तो पानी वाले बाबा पर ये रिश्वत वाले बाबा का ठप्पा लग गया किसे? अरे यार, पानी वाले बाबा तो इसलिए कि मैं शमशान कब्रिस्तान में पानी पिलाने जाता हूँ, और सभी धर्मों में जाता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हमारे, उनको मैं सलाम करता हूँ। उनका जब जलसा जुलूस निकलता है, कब कब बताओ, तारीख बताओ? 14 अप्रैल। तब हम पानी पिलाते हैं, हमारे सारे SC ST के लोग, जितने भी समाज के पूरे देश के लोग रहते हैं उसमें, तो वो पानी की सेवा इसलिए करते हैं कि हम हमारा पे ठप्पा लगाए सेवा करने का। कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं आप लोगों पे या किसी पे, शमशान में या कब्रिस्तान में पानी पिलाने जा रहा हूँ। तो एक आरोप लग रहा है, उसमें मेरे गुनाह माफ होते हैं। एक आरोप अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ आपके पार्षद ही लिख रहे हैं, उनमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, वो लिख रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नाम नहीं लिख रहे हैं, डेढ़ हाजी। इस पे क्या कहेंगे? हाजियों के नाम को तो तार तार कई लोगों ने कर रखा है, सुनो, लेकिन खुदा उसे ही बुलाता है जिसकी नियत साफ होती है। हाजी तो हजारों में करके आ रहे हैं हज, लेकिन ईमान पे कायम रहना भी बहुत बड़ी बात है। और मेरा ईमान कुरान है और मेरी दौलत औलाद है। तो मेरे को कितने ही कटघरे में, कितने ही तुम्हारी लोकायुक्त की टीम, कितना ही अभी भी जोर, जितना जोर हो लगा लेना पूरी भारतीय जनता पार्टी के। देखो, मैं सारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि दिलीप परिहार जी सरीके, हमारे सांसद जी सरीके, यहाँ लोग है ना। भाजपा में जाएंगे? अरे भाजपा में जाने का नाम मतलब, तो अच्छाई की बात बता रहा हूँ, उनकी जो अच्छाई है। और पार्टी लेवल पे तो कांग्रेस की कितनी बुराई कर रहे हैं, अगर उस लेवल पे अगर सांसद जी से अगर मेरी डिबेट हो, बातचीत हो, तो सांसद जी से मेरा एक ही निवेदन मैंने करा था जब वो जीत के आए थे कि सांसद जी चंबल का पानी नीमच को ला दो। तो वो मेरे पे तो क्या, पूरी समाज पे, मुस्लिम समाज पे और कांग्रेस पे ऐसे भड़के थे जैसे मैं बहुत बड़ा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। चलिए ठीक। हाँ, आपका क्या सवाल आ रहा है? आप तो नहीं, मेरा ये था कि आप अभी भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। भाजपा की तारीफ? मैं लोकल आदमियों की तारीफ कर रहा हूँ। कौन सी भाजपा तो चोर है पूरी। विधायक जी की तारीफ करो, वो तो भाजपा से आते हैं। अरे आते हैं तो व्यक्तिगत भी तो कोई व्यवहार होता है। मैं कांग्रेस से आता हूँ, मैं आज लोकायुक्त की गिरफ्त में हूँ तो कांग्रेस ने मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं तो कांग्रेस ने आपको बाहर का निकाला, आपको ताला डल गया। तो कौन लोग है ताला डालने वाले, वो तो देखो। अरे कौन कांग्रेस में कौन पार्षद आपके मित्र है? अरे यार, पार्षद तो सारे बीजेपी के भी मेरे मित्र, पार्षद कांग्रेस के भी मित्र। मित्र वाली बात कर रहे हो तो एक अलग है। और अगर जिस दिन तुमको पार्टी संगठन से चुनाव लड़ाना है तो तुम किसी को भी लाओ ना मेरे। दुश्मन कौन है आपका? दुश्मन तो देखो, अभी ये नकुल जी दिख ही रहे हैं, पूरी दुश्मनाई निकाल रहे हैं मेरे से। और भी दुश्मन, इनके ऊपर भी कोई दुश्मन है। पार्षदों में कौन है आपसे जो जलन? इनके ऊपर जो पार्षदों में कौन है? पार्षदों में कोई नहीं है यार। पार्षदों में तो है तो सही, लेकिन यार भाई साहब, ये सारे एविडेंस मैं कोर्ट में पेश करूंगा, आपको नहीं दूंगा यार, क्योंकि मैं अभी गिरफ्त में हूँ लोकायुक्त की। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मेरे को अभी अब्बासी समाज के कार्यक्रम में सम्मानित करा है। मेरी बीवी अभी बाहर निकलने को, कहीं जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सोच रही कि बहुत बड़ा इल्जाम परिवार में तनाव तो हो गया। तनाव तो, तबियत किसकी खराब हो गई थी? तबियत मेरी बीवी की खराब। अभी लोकायुक्त में जो कार्रवाई, उसके बाद घर में तनाव है? तनाव तो भाई साहब इतना है, मेरी बीवी को, जैसे आज जुमे का दिन है, फजर की नमाज पढ़ के आए, दुआ करी, वो भी नमाज पढ़ते ही हैं। तबियत किसकी खराब हो गई थी?
अभी मेरी मिसेज की तबीयत खराब है। क्या हो गया था? मतलब टेंशन, मतलब मेरे को भी कुछ तो भी मेरे पे आक्रोशित होना कि तुम आज मेरे को नौकरी करने देते, चुनाव नहीं लड़ाते तो ये नौबत नहीं आती। मतलब वो नौकरी चलते जाते तो घर चलता रहता। अरे घर तो अभी भी चल रहा है ना, मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्या? सब कुछ उसकी बीवी की नौकरी पे, उसकी पार्षद बनने पे ही थोड़ी ना हमारा घर चल रहा है। मैं अपनी मजदूरी करता हूँ और मैं ईमानदारी से करता हूँ, और बैंड बाजे से लगा के मैं कबाड़ी का काम और ये बहुत सारे काम मैं करता हूँ। और फिर वही वाली बात अभी मैंने अभी जब आप मोहल्ले में निकलते हैं, बरादरी में बैठते हैं, लोग ताने तो देते होंगे। ताने तो इसलिए तो बहुत देते हैं क्या कहते हैं? कि यार देखो, जब मैंने वो इल्जाम लगा था ना 18 लाख का, 10 लाख, 15 लाख का, तब भी मोहल्ले में के ये मतलब इतनी गड्डी आ गई ऐसे कर करके, तो उस टाइम मैं बर्दाश्त करता था, क्योंकि उस टाइम मैंने कुरान की कसम खा के उस चीज को खुलासा कर दिया, क्योंकि ईमान वही है। अब इसके अलावा कोर्ट में अब तो रंगे हाथों पकड़े कर बात ज्यादा हो गई। रंगे हाथों पकड़ा गया। तो मैं ये लोग जितना भी बोले कोई मेरे, अब ये तो इस शहर नीमच में ये पत्रकार एक सर्वे करें कि साबिर मसूदी सच्चा है या झूठा है। ये पत्रकार खुद इतने बड़े गिरफ्त में है। क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं अगर आप जाते हो मोहल्ले में? अरे यार के यार साबिर, अल्लाह से दुआ करेंगे बेटा, घबराए मत, भगवान से दुआ करेंगे। जिन जिन की मैंने मदद करी ना, वो लोग दुआ देते हैं। वो दुआ लेकिन घर में, परिवार में कुछ लोग आपके विरोधी होते हैं, ताने तो देते होंगे आपको। मेरी बात तो सुनो, ताने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ताने तो मैं खूब सुनो, बड़े बड़े पंडित, मौलवी, बड़े बड़े औलिया इकराम, मैं कह रहा हूँ हर इंसान पे कीचड़ उछाला, हर वली अल्लाहों पे भी, मतलब ये बात का तंज कसा गया कि ये देखो, मतलब बहुत बड़ा ये दीन इस्लाम है ना, ऐसे ही नहीं फैला है। ये बहुत अखलाक और मोहब्बत से फैला है दीन इस्लाम। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ ये संविधान भीमराव जी अम्बेडकर जी ने जो ये लिखा है ना, तो इसमें कितनी कितनी कठिनाइयों के साथ लिखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह बस तू ऐसे इन जाति समाज में जो वो प्रेम बांट के गए संविधान के अंदर, अल्लाह तू उन्हें जन्नत में जगह देना, यही दुआ कर सकता हूँ। क्यों कि उनका जो पैगाम है पूरी दुनिया का पैगाम है, और उनके पैगाम से भी प्रेरणा लिए मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। मेरे को कितने ही लाचार लग जाए, मेरा खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। वो नाराज हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये मेरी आप लोगों से, देशवासियों से दुआ है, मेरे हक में दुआ करे। जो मुझे झूठा फंसाया गया, मेरे घर परिवार में जो मेरा मेरा डिस्टर्ब हो रहे, मेरे बच्चों को भी ताने दे रहे लोग। मेरी बेटी इंदौर छोड़ के आ गई, पढ़ाई कर रही थी कि पापा मम्मी मर जाएगी, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं कर रही पढ़ाई। अभी मैं उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बेटी के पढ़ाने की व्यवस्था करें। ये इतना आप बहुत इमोशनल हो गए, और लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद मतलब जिस तरह से स्थितियां बनी, पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया और सारी चीजें हुई, और नगर पालिका को कार्रवाई करना चाहिए वैसा अगर वो गलत है तो। क्या नगर कहेंगे? पालिका भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ की नगर पालिका से मैं क्या उम्मीद करूं, मैं क्या हूँ? मेरी बीबी से अगर मैं बोलूं कि आवेदन लगाओ इस नकुल के खिलाफ, तो वो नहीं लगा रही है। उसने कहीं कोई आवेदन नहीं दिया है। मैं एक समाज सेवी, पूर्व पार्षद, जो भी कुछ वो आपके सामने हूँ। इतनी भ्रष्ट हो रही है कि यहाँ कोई कलेक्टर साहब से भी मैंने कितने निवेदन कर लूंगा, तो क्या होगा? कलेक्टर साहब के सीएमओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सीएमओ साहब भ्रष्ट हैं बहुत बड़े, मतलब अगर अगर वो सच्चे हैं तो कार्रवाई करके दिखाए। बाद में भी तो शुल्क जमा करेंगे इसका। भाई साहब बाद में भी तो ये मतलब मेरी अभी बात ही नहीं हो पा रही है। वो अभी कुछ भी सफाई दे देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से सीएमओ साहब को अवगत करा रहा हूँ कि या तो अभी भी आपका उसको अगर नियम में आ रहा हो तो शुल्क जमा करा दो। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी लगेंगे, जो नकुल भाई ने मेरे को बोल रखा है, क्या मेरे पास सब है ना, तो वो पेमेंट मैं जमा करा दूंगा कैसे भी लाके, और उनको रसीद देके मैं मेरा अपना पेमेंट ले आऊंगा। अभी भी मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका भला होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग नहीं टूटे इस नियम को लेके। और अगर वो गलत है नकुल भाई, या वो जिस नियम अनुसार वो जो बन रही है किसी परमिशन से, तो उसको जमीन दोष करें सीएमओ साहब। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर कलेक्टर साहब भी अगर इसमें रुचि ले तो ही मजे आएंगे, नहीं तो मैं तो मेरा घर परिवार को तो मेरे को जवाब कोर्ट में देना है, आपको तो नहीं देना। मीडिया यहाँ का क्या है? मीडिया के लोग, कुछ लोग मेरे पे तो एक बार पहले भी गाली का आरोप लगा था कि मीडिया को ऐसा बोल दिया। मेरे वार्ड में सीसी का उसका चल रहा था। अब 900 चूहे खा के और ये और वो जो सारी बातें है ना, ये उठाए गिरे जो पत्रकार है ना, जिन्होंने इस मीडिया का चौथा स्तंभ को बदनाम कर रखा है, इन पे भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आप थे साबिर मसूदी, हमारे नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी, कांग्रेस के पूर्व पार्षद, जिन्होंने हर बात अपनी बेबाकी से रखी, लोकायुक्त की हर बात का जवाब दिया
और नगर पालिका अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। अगर नुकुल सराफ की जो भवन गलत तरीके से बन रहा है तो नगर पालिका के जो अधिकारी है वे क्यों खामोश बैठे हैं, अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और इस पर कार्रवाई क्या होगी यह देखना बाकी है। अगली बार फिर आपको नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू कराएंगे किसी अन्य हस्ती से, और बने रहे नीमच टुडे के साथ। धन्यवाद।